नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन सेशन में। राम राम, राधे राधे, गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आपका वह प्रकरण जिसका बहुत बेसब्री से हर एक हिंदी का विद्यार्थी, हर एक प्रतिस्पर्धा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी यह सोचता है कि हो न हो, लेकिन हिंदी में संधि का बिंदु तो मैं पढ़ ही लूँ। बहुत ही ज़्यादा महत्व का और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु, जो बहुत सारे विद्यार्थियों के, बहुत सारे मेरे विद्वान साथियों के जहन में एक सवाल पैदा करके रख देता है कि यह संधि कठिन क्यों है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, उसी आपकी नज़र में जो कठिन बना हुआ बिंदु कौन सा, संधि। वास्तविकता बताऊंगा, हिंदी व्याकरण में संधि कठिन बिंदुओं में नहीं आता है दोस्तों। यदि हिंदी व्याकरण का, राधे राधे, नमस्ते, सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। अब आप जुड़ जाइए मेरे साथ में। बहुत ही अलग बिंदु, बहुत ही अच्छा बिंदु। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार की ओर से। मैं सभी मेरे विद्वान साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब आ जाइए अपने बिंदु पे। जो मैं इस संधि वाले बिंदु की भूमिका बता रहा हूं, जो मैं इस संधि वाले बिल्कुल 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 मित्रों, मैं खुश हूं, आप भी खुश हैं, यूपी से हैं, बहुत अच्छी बात है। स्वागत है आपका दोस्तों राजस्थान के उत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन चैनल पर। ध्यान दीजिए दोस्तों, संधि वाले इस बिंदु की भूमिका को समझो, उसके बाद आपकी ये चीजें समझ में आएगी। स्वागत का सही आनंद जब आता है, जब दोस्तों हम जिस चीज के लिए स्वागत करते हैं, जिस चीज का स्वागत करते हैं, वह चीज हमारे जहन में बैठ जाए। आप यहाँ संपूर्ण उत्कर्ष परिवार का स्वागत करते हो और मैं संपूर्ण उत्कर्ष परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए आपका अपनी तरफ से स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ध्यान दें, अपने बिंदु पे आ जाइए दोस्तों। आज हम बात करेंगे संधि वाले बिंदु पर। सबसे पहला सवाल यही होता है कि सर, हिंदी व्याकरण में सबसे कठिन लगने वाला बिंदु क्या है? संधि। पर वास्तविकता बता रहा हूं मेरे मित्रों, संधि कोई कठिन बिंदु नहीं है। संधि को हम कठिन बना चुके हैं अपने दृष्टिकोण से, हमारे पढ़ने के तरीके की वजह से संधि क्या होती है, कठिन बनती गई और कठिन होती गई। वास्तविकता यह है दोस्तों, हिंदी व्याकरण का, अब सुनिए, अब आप मेरे एक एक शब्द को गौर से सुनना, इस टॉपिक की भूमिका सुनो दोस्तों। अलग अंदाज से संधि पढ़ने को मिलेगी, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, इसका मेथड समझा दूंगा। इस टॉपिक का ऐसा रूट आपके सामने आज रखूंगा जिससे संधि चुटकियों का खेल हो जाएगा दोस्तों। सभी प्रश्नों के प्रकारों पे भी मैं बात करूंगा इसमें, और पूछने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सुनिए, यदि हिंदी व्याकरण में सबसे कठिन, यदि हिंदी व्याकरण में सबसे कठिन बिंदु होता है दोस्तों, तो वह होता है वाक्य शुद्धि। संधि कठिन नहीं है मेरे मित्रों, वाक्य शुद्धि वाले बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। यह कठिन क्यों है? क्योंकि एक विस्तृत बिंदु है। वाक्य शुद्धि पढ़ने के लिए विद्यार्थी को समग्र व्याकरण पढ़ी हुई होनी चाहिए, तब जाकर के उसके वाक्य शुद्धि के नियम समझ में आते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है वाक्य शुद्धि को समझने का। तो अब आ जाइए दोस्तों अपने बिंदु पर। आरंभ करते हैं आज का सेशन आपकी हल्की मुस्कुराहट के साथ। देखिए, आज का जो बिंदु है दोस्तों, वह है कौन सा? संधि। वह कौन सा है? संधि। मैं यहीं से आपको प्रश्न पे लेके चल रहा हूं। इस संधि शब्द को हम दो प्रकार से लिखते हैं दोस्तों। इस संधि शब्द को हम दो प्रकार से लिखते हैं। आज से 3 दिन पहले की कक्षा में मेरे विद्वान साथी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखा था कि सर, हिंदी में न का भी प्रयोग करते हैं, और हिंदी शब्द को लिखने के लिए, और हिंदी शब्द को लिखने के लिए इस अनुस्वार का भी प्रयोग किया जाता है। सवाल उस मित्र का था, दोनों में शुद्ध कौन सा होगा? दोनों में शुद्ध कौन सा होगा? दोस्तों, आज समझ में आएगा कि इन दोनों में शुद्ध कौन सा होगा और ये दोनों सही क्यों हैं। अब इसी सेशन पे चर्चा हम आज आरंभ कर चुके हैं दोस्तों। आपके जहन के सभी सवालों का शमन करने आ गया हूं मैं। ध्यान दीजिए बिंदु पर। अब स्वागत की बेला को जरा विराम दीजिए दोस्तों और बिंदु से जुड़ जाइए। बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। संधि देखिए, संधि दोनों प्रकार से लिखा गया। पहले वाले पद में हमने देखा कि यहां नैवर्ण लिखा गया है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? नैवर्ण। और यहां पर क्या लगाया गया है? अनुस्वार लगाया गया है। यहां पर क्या लगाया गया है दोस्तों? अनुस्वार लगाया गया है। ये अनुस्वार क्यों आ रहा है? नैवर्ण क्यों लिखा जा रहा है? दोनों ही सही क्यों है? उसकी वजह है दोस्तों, क्या एक व्यंजन संधि का हम नियम पढ़ेंगे दोस्तों। केवल संधि नहीं बता रहा हूं मैं, केवल आपको शब्द लिखना बता रहा हूं कि ये दोनों ही शब्द शुद्ध क्यों होते हैं, इसे हम दोनों तरीकों से क्यों लिख रहे हैं।
व्यंजन संधि में हम एक नियम पढ़ेंगे दोस्तों, व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ेंगे, किसका? अनुस्वार का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे दोस्तों? अनुस्वार का नियम। यदि हम इसे चाहें तो कह सकते हैं स्वर रहित मैवर्ण का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे दोस्तों? स्वर रहित मैवर्ण का नियम पढ़ेंगे। और उस नियम का हल्का सा मैं संकेत दे रहा हूं, जब व्यंजन संधि आएगी तो उस समय मैं चर्चा करूंगा फिर से इस नियम की। फिलहाल आपको इतना सा ध्यान देना, क्या कि ये नियम कहना क्या चाह रहा है। नियम होता है दोस्तों कि यदि पहले शब्द में अंतिम वर्ण क्या हो? हलंत लगा हुआ मैवर्ण है, यानी कि स्वर रहित मैवर्ण है। वर्णमाला हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली, आप सुनते ही परिचित हो जाओगे कि स्वर रहित मैवर्ण का मतलब क्या है। इसमें ए जुड़ा हुआ नहीं है। तो यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं हो और उसके बाद कैसे मैं तक, अर्थात स्पर्शी कह सकते हैं आप चाहें तो इन्हें वर्गीय वर्ण कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं? वर्गीय वर्ण कह सकते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, अलग तरीके से सारी चीजें बताऊंगा आपको। क्या? यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं हो और उसके बाद कैसे मैं तक कोई सा भी वर्ण यदि योग कर लेता है, तो आप इस स्वर रहित मैं के स्थान पर दो प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। कितने प्रकार के बदलाव कर सकते हैं दोस्तों? दो प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। चाहे तो आप यहां अनुस्वार बना सकते हो। क्या लिख सकते हो दोस्तों? अनुस्वार लिख सकते हो। और यदि हम चाहें तो ध्यान देना, बहुत अलग तरीके से एक बात बोलने वाला हूं। या तो हलंत मैं के स्थान पर अनुस्वार लिखा जाएगा, और यदि हम अनुस्वार नहीं लिखें तो हलंत मैं के स्थान पर सामने जो वर्ण होता है, यहां सामने जो भी 25 में से जो भी वर्ण होगा, वह जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का पांचवां अक्षर, उसी वर्ग का पंचमाक्षर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों? सामने के वर्ण के वर्ग का पांचवां वर्ण लिखा जाएगा। कौन सा वर्ण लिखा जाएगा दोस्तों? पांचवां वर्ण लिखा जाएगा। दोनों चीजें बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। यह बहुत बार मेरे विद्वान साथियों की समस्या हो जाती है कि संधि में ये नए वाला रूप सही है या अनुस्वार वाला रूप सही है। बहुत अच्छे से समझो दोस्तों। लाइट चली गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोबाइल स्क्रीन चल रही है, आपकी नजरें बराबर होनी चाहिए। अभी भी मेरे कुछ विद्वान साथी केवल कमेंट करना अपना उद्देश्य समझते हैं। बहुत अलग चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। क्या कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में यदि स्वर रहित मैं हो और सामने कैसे मैं तक का कोई भी वर्ण यदि योग करता है, सामने से कैसे मैं तक का स्पर्शी या वर्गीय वर्ण जो होते हैं उनमें से कोई भी वर्ण यदि योग करता है, तो आप इस हलंत मैं के स्थान पर अनुस्वार लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो दोस्तों? अनुस्वार लिख सकते हो। और यदि अनुस्वार न लिखना चाहो तो इस मैं के सामने जो भी वर्ण जुड़ता है उस वर्ण के वर्ग का पांचवां वर्ण, अर्थात यह सामने जो भी वर्ण होगा उसी वर्ग की लाइन का अंतिम अक्षर इस हलंत मैं के स्थान पर लिखा जाएगा दोस्तों। अब मैं बता रहा हूं इस उदाहरण से कि इस उदाहरण में या इस संधि शब्द में दोनों रूप सही क्यों हैं। दोनों रूप दोस्तों सही क्यों हैं, ध्यान से समझना। अब मैं लिख रहा हूं, हम बहुत बार यह पढ़ते हैं कि संधि शब्द सम योग धी से बनता है। किससे बनता है दोस्तों? सम प्लस धी से बनता है। यह तो हमें बहुत अच्छे से पता होता है। क्या कि संधि शब्द किन पदों का योग है? आप कह देंगे सम प्लस धी से बनता है। मेरा प्रश्न यह नहीं था। मेरा प्रश्न यह है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? से योग स्वर रहित मैं। ये मैंने क्यों लिखा? ध्यान से समझो दोस्तों, एक एक बात को समझना। संधि कठिन हो जाती है, उसकी वजह क्या है कि हम इसका मूल रहस्य नहीं समझ पाते। मैंने कहा हम ये बहुत किताबों में पढ़ते हैं कि संधि शब्द समयोग धी से बनता है, बहुत जगह पढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, जो इसका ये संधि विच्छेद कर रखा है समयोग धी, मुझे क्या चाहिए था? इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए था दोस्तों। क्या चाहिए था? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ध्यान से समझना। संधि जो होती है वह होती है दो पदों में। कहाँ? एक शब्द ये रहा, दूसरा शब्द ये रहा। संधि करने के लिए हम विच्छेद करते समय क्या करते हैं?
दोनों पदों के मध्य योग का चिन्ह लगाते हैं, दोनों पदों के मध्य योग का चिन्ह लगाते हैं। विद्वान साथियों, अब जरा एक एक बात पे गौर करना। मैं आपको मौका दूंगा, आप अपने कमेंट बॉक्स को जरा विराम देंगे तो इस बात को समझ पाएंगे दोस्तों, क्योंकि यह बात कोई किताब नहीं बताएगी आपको। मैं जो बोल रहा हूं उन शब्दों को सुनना है और जीवन में उतार लेना है। क्या संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो हमारे पास दो पद होते हैं, दो शब्द हमें प्राप्त होते हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों प्रथम पद। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रथम पद। इसे कहा जाता है दोस्तों द्वितीय पद। क्या कहा जाता है? द्वितीय। आप चाहे तो पहला कह सकते हो और इसे क्या कह सकते हैं दोस्तों? दूसरा पद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? दूसरा पद कह सकते हैं। ये पूर्व पद कहलाता है। इसे आप चाहो तो परपद कह सकते हो दोस्तों। क्या कह सकते हो? परपद कह सकते हो। संधि जो होती है कहाँ होती है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण योग करते हैं। क्या करते हैं? हमारे पास जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो दो पद प्राप्त होते हैं दोस्तों। संधि कहाँ होगी? पहला जो शब्द है, पहला जो पद है उसका आखिरी का वर्ण और दूसरा जो पद है उसका प्रथम वर्ण योग करेंगे। इनमें संधि होती है दोस्तों, इनमें संधि होती है। और इसीलिए मैंने क्या किया कि इस सम शब्द में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मुझे अलग चाहिए था, इसलिए मैंने इस मैं को अलग लिख दिया है। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो दोस्तों। बीच में योग का चिन्ह है, उसके बाद मुझे चाहिए इस दूसरे पद का, इस दूसरे पद का पहला वर्ण। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? ध को जैसे ही स्वर रहित किया तो इसमें जुड़ी ई की मात्रा बाहर लिख देंगे। अर्थात हमें पता चल चुका क्या कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं है और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है दोस्तों? ध वर्ण है। क्या है दोस्तों? ध वर्ण है। यहां तक की बात समझ में आई। अब आगे बढ़ना। ये नियम जो है ये व्यंजन संधि का नियम है। अभी अभी मैंने आपके सामने बिल्कुल उच्चारित किया था क्या कि यदि पहले पद में अंतिम वर्ण के रूप में स्वर रहित मैं आए, देखो यहां पर मैं मिल रहा है, उसके बाद यदि कैसे मैं तक कोई भी वर्ण योग करे, उसके बाद यदि कैसे मैं तक कोई भी वर्ण योग करता है तो इस हलंत मैं के स्थान पर, इस हलंत मैं के स्थान पर हम क्या बना सकते हैं दोस्तों? अनुस्वार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? अनुस्वार लिख सकते हैं। मैं संधि की परिभाषा इन चीजों पर लाया ही नहीं है अभी आपको। आप बहुत आगे जा चुके हैं दोस्तों और यही गलती कर बैठते हैं हम। केवल संधि की मैं शब्दावली आपको बता रहा हूं, मैं केवल संधि की शब्दावली आपको बता रहा हूं कि ये संधि बिंदु है क्या, संधि प्रकरण है क्या। आप शीघ्रता मत कीजिए दोस्तों, शीघ्रता मुझे करनी चाहिए। कोर्स करवाने की जल्दी बिल्कुल मुझे होनी चाहिए। मैं इतना आराम आराम से, इतना विस्तार से आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आपका सदैव के लिए यह भ्रम दूर हो जाए कि संधि कठिन भी होती है। तो ध्यान दो मित्रों, मुझे पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं मिला और उसके बाद कैसे मैं तक का कोई भी वर्ण यदि योग करता है तो पहला बदलाव मेरे पास जो करने की स्वतंत्रता थी वह क्या थी कि मैं स्वर रहित मैं वर्ण के स्थान पर अनुस्वार आदेश कर सकता हूं। क्या आदेश कर सकता हूं दोस्तों? अनुस्वार आदेश कर सकता हूं। और यदि मैं चाहूं तो सामने के वर्ण के वर्ग का पांचवा लूंगा। सामने कौन सा वर्ण है दोस्तों? ध वर्ण है। धनुष ध वर्ण है। कौन से वर्ग का है मित्रों? त वर्ग का है। सामने का जो ध वर्ण है यह ध वर्ण कौन से वर्ग में आता है दोस्तों? त वर्ग में। तो नियम क्या कह रहा है? सामने के वर्ण के वर्ग का पांचवा। अर्थात यदि हम चाहें तो यहां हलंत मैं के स्थान पर स्वर रहित न भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तय वर्ग का पांचवा दोस्तों क्या होता है? नकार होता है। क्या होता है दोस्तों? नकार होता है। अब हमें दो चीजें पता चल गई क्या कि स्वर रहित मैं के स्थान पर अनुस्वार भी लिखा जा सकता है और हलंत मैं के स्थान पर न भी लिखा जा सकता है। इधर क्या बचा हुआ है दोस्तों? इधर क्या बचा हुआ है दोस्तों? इधर हमारे पास प्रथम पद के अन्य जो पद हैं उसमें क्या क्या बचा हुआ है? से। हलंत में इन के स्थान पर इन दोनों में से कोई एक लेंगे। उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? ध, और ध में जोड़ेंगे क्या? लघु ई। क्या जोड़ेंगे दोस्तों? लघु ई। बीच में ये चिन्ह मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि हमें इन दोनों में से कोई एक लेना है। यह विकल्प चिन्ह कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों? यह विकल्प चिन्ह कहलाता है दोस्तों। ध्यान देना, मैं इनको जोड़ना आरंभ कर रहा हूं। देखिए, से, इन दोनों में से एक लेना है। मैंने पहले क्या लिया? अनुस्वार ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? अनुस्वार ले लिया। उसके आगे क्या लिखना है? ध और ई। तो ये लो जी, लघु ई और ये ध वर्ण। दोस्तों मेरे पास पहला रूप प्राप्त हो चुका है कि संधि शब्द को अनुस्वार लगा के लिखा जा
सकेगा। संधि शब्द को अनुस्वार लगा के लिखा जा सकेगा। दूसरा तरीका सुनिए, मैं इस शब्द को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, से अनुस्वार से लिख लिया, आगे क्या है, स्वर रहित न। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, स्वर रहित न। तो ये लो जी, खड़ी पाई का वर्ण है, और मैंने कल ही बताया था कि स्वर रहित न वर्ण को, या मैं कहूं किसी खड़ी पाई के वर्ण को आधा लिखना होगा दोस्तों, तो उसकी खड़ी पाई हटाकर आधा लिखा जाएगा। तो ये न वर्ण को आधा लिखना है, क्योंकि आगे से स्वर नहीं मिल रहा, तो ये आधा ही रह गया। अब आधा है तो जाहिर सी बात है, खड़ी पाई का वर्ण था, तो खड़ी पाई के वर्ण को हमें पता है, खड़ी पाई हटा के आधा कर देंगे। ये न आपका आधा लिखा जा चुका है। और उसके बाद में क्या जोड़ना है दोस्तों, उसके बाद में हमें ध वर्ण में लघु ई जोड़नी है, अर्थात संधि शब्द का दूसरा रूप भी हमें पता चल चुका है, जो यहां पर उल्लेखित है आपके सामने। मित्रों, अभी हमें एक ही चीज समझ में आई है, क्या, कि संधि शब्द किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। संधि शब्द को हम जो दोनों तरीकों से लिख रहे हैं, ये दोनों ही तरीके क्या होते हैं दोस्तों, शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, शुद्ध होते हैं। अगर यहां तक की बात आपके समझ में आती है, तो एक बार थम्स अप कीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप मेरी इस संधि की शैली को भी समझ पाएंगे। यहां तक की बात समझ में आई है दोस्तों। मैंने केवल संधि शब्द लिखना बताया है, क्या, कि संधि शब्द दोनों प्रकार से लिखा जाता है, और दोनों ही प्रकारों में क्या होता है दोस्तों, शुद्ध होता है। यदि मेरे मित्रों यहां तक की बात आप समझ गए हो, तो एक बार थम्स अप कीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बिल्कुल मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, पहले एक बार मुझे अवगत कराएं कि यहां तक की बात आपके समझ में आई क्या दोस्तों, यहां तक की बात आपके समझ में आई क्या दोस्तों। बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या बात है, बहुत शीघ्रता से। मुझे खुशी है, मुझे प्रसन्नता हो रही है दोस्तों कि आप इस शैली को समझ पा रहे हो। मुझे विश्वास है कि इस शैली में हम संधि पढ़ेंगे, आपकी पूरी की पूरी संधि संबंधी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल मैं शैली का ही परीक्षण कर रहा था कि जिस शैली से मैं आपको यह चीज समझाना चाहता हूं, यह बात आपके समझ में आ भी रही है या नहीं दोस्तों। अब मैं आपको बिल्कुल, अब मैं ले चलता हूं संधि की सैर कराने। अब जरा रुकिए और ध्यान दीजिए मित्रों, अपने बिंदु पर ध्यान दीजिए। अभी तक हमने केवल एक बात जानी है, क्या, कि संधि शब्द लिखा कैसे जाएगा। अभी हमने एक बात जानी है, क्या, कि संधि शब्द लिखा कैसे जाएगा, और दोनों ही तरीके हमें पता चल चुके हैं दोस्तों। दोनों ही तरीके शुद्ध होते हैं। मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा, ऐसा कोई भी विद्यार्थी जिसकी किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा हो, यदि पाठ्यक्रम में हिंदी विषय लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से संधि प्रकरण सभी विषयों में आएगा, सभी परीक्षाओं में आएगा। यह चीज ध्यान रहे, चाहे वो पटवार का विद्यार्थी क्यों ना हो, चाहे वो परीक्षार्थी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का हो, चाहे वह विद्यार्थी रिट परीक्षा का हो, चाहे वो पुलिस एसआई का विद्यार्थी रहा हो। बिल्कुल यहां तक कि सब्जेक्ट से नेट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी भी इससे अछूते नहीं रहते। यहां तक कि ये आरएएस मुख्य परीक्षा, प्रशासनिक परीक्षा की बात करते हैं, वहां भी मेंस में चलता है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से समझना, हर एक बारीक तथ्य पे मैं बहुत विस्तार से बात करूंगा आपके साथ, बहुत विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। संधि शब्द का हमें पता चल चुका कि संधि शब्द कैसे लिखा जाता है। एक बार मैं इसे थोड़ा सा वापस से दोहरा रहा हूं कि संधि शब्द में हम क्या करते हैं। यदा कदा हमें देखने को मिलता है कि न लगा करके लिख दिया, यदा कदा तो हम देखते हैं न लगा के लिख दिया, और कई बार हम देखते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग करके लिखा जाता है। हमारे जहन में ये समस्या आ जाती है, यार कौन सा सही होगा दोस्तों। तो आज हम जान चुके हैं दोनों रूप सही हैं, दोनों रूप ही क्या है दोस्तों, सही हैं। दोनों रूप ही क्या होते हैं दोस्तों, सही होते हैं। यहां तक की बात समझ में आई। अब आगे बढ़िए इसमें। तो संधि जो शब्द है, यह दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। और इसमें एक दूसरी बात हमें पता चल चुकी कि जो संधि जो शब्द है दोस्तों, वह सम और धी से बनता है। किस से बनता है दोस्तों, सम योग धी से बनता है। किससे बनता है, सम प्लस धी से बनता है। संधि जो शब्द होता है दोस्तों, वह किससे बनता है, सम प्लस धी से बनता है। और इस शब्द से जुड़ती हुई बातें बता रहा हूं। इसका यदि आपसे पूछा जाए क्या, शाब्दिक अर्थ, क्या पूछा जाए मित्रों, शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, तो ध्यान देना, हालांकि ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते, पर बताना इसलिए आवश्यक है कि कोई मेरा मित्र सोचेगा कि सर आपने संधि शब्द का अर्थ तो बताया ही नहीं। तो ध्यान दें, इसका अर्थ होता है मेल मित्रता। क्या होता है, मेल मित्रता,
जोड़ जिसको हम कह सकते हैं, जोड़ जिसको हम कह सकते हैं, हम चाहे तो इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, समझौता कह सकते हैं, राजीनामा कह सकते हैं, एग्रीमेंट जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में दोस्तों, वही क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। अर्थात अब तक की जो बातें हैं उन्हें मैं वापस से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुन। बिल्कुल बिल्कुल उमेश सिंह जी, आपका मैंने नाम बोल दिया है, अब आप जरा पढ़ाई को कंसंट्रेट कीजिए। क्या कि संधि शब्द समयोग धी से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ मेल, मित्रता, जोड़, समझौता होता है, या मिलाप जिसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, मिलाप जिसको कह सकते हैं। दूसरा तथ्य जो जानना आवश्यक है, पूछा जा सकता है कि संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। संधि शब्द का क्या विलोम शब्द यदि आपसे पूछा जाए, संधि शब्द का विलोम शब्द यदि आपसे, संधि शब्द का यदि विलोम शब्द पूछा जाए दोस्तों, तो इसका विलोम ध्यान देने, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, इसका विलोम होता है दोस्तों विग्रह। क्या होता है दोस्तों, विग्रह होता है। संधि शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों, विग्रह होता है। पेपर बनाने वाले को यह चीज पता है, पेपर बनाने वाले को यह चीज पता है कि मेरे विद्वान परीक्षार्थी विग्रह को रट के आएंगे, तो वो क्या करता है, विग्रह हमें नहीं देता और हमें विच्छेद दे देता है। क्या देता है दोस्तों, विच्छेद दे देता है। एक साथ कभी ये दोनों विकल्प नहीं आएंगे, एक साथ कभी ये दोनों विकल्प नहीं आएंगे। लेकिन हमें यहाँ से एक बात पता चल चुकी है, क्या कि किसी शब्द के कई बार दो दो विलोम शब्द भी होते हैं, एक शब्द के यदा कदा दो विलोम भी हमें देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों, संधि का विलोम विग्रह भी होता है, संधि का विलोम विच्छेद भी होता है दोस्तों। लेकिन यदि मान लो दोनों दे दिए जाएं, तो प्रथम प्राथमिकता हमें किसे देनी होगी दोस्तों, विग्रह को देनी होगी। किसे देनी होगी दोस्तों, विग्रह को देनी होगी, विग्रह को देनी होगी। यहां तक की बात समझ में आई। तोड़ना इसका अर्थ होता है दोस्तों, तोड़ना इसका अर्थ होता है, संधि का विलोम तोड़ना नहीं होगा, संधि का वास्तविक विलोम जो होता है वह होता है क्या, विग्रह। विग्रह यदि नहीं मिलता तो हम विच्छेद का चुनाव करेंगे, और दोनों यदि आ जाते हैं तो प्रथम प्राथमिकता किसे दी जाएगी, विग्रह को दी जाएगी। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि एक प्रश्न के दो विकल्प सही हों, और ऐसा यदि होता है तो फायदा सभी का होगा दोस्तों। यहां तक की बात हमें समझ में आ चुकी है क्या, कि संधि शब्द समयोग धी से बनता है, शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मित्रता या समझौता, मेल, मित्रता या समझौता होता है। और उसके बाद हमें पता चल चुका है दोस्तों क्या, कि विग्रह या विच्छेद जो होता है इसका क्या होता है दोस्तों, विलोम शब्द होता है मेरे मित्रों। इसका क्या होता है दोस्तों, विलोम शब्द होता है। अब मैं बात करने वाला हूं, अब मैं बात करने वाला हूं आपके अगले तथ्य पे, आपके अगले तथ्य पे, क्या कि इस संधि में और चीजें हमें जाननी क्या आवश्यक हैं। सुनिए सुनिए जरा हम, बिल्कुल। अब ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ताकि मैं आपको और आवश्यक बातें बता सकूं। एक बार सभी मित्र जरा इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे बढ़ें। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, हमें पता चल चुका कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल, मित्रता या समझौता। अब जो जानना आवश्यक है वह क्या है, ध्यान देना। जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो बीच में योग का चिन्ह लगाते हैं। आपके जहन में आ रहा है, ऐसी बात तो हमें पता थी, ऐसी बात तो हमें पता थी, यह बताना आवश्यक था क्या, बिल्कुल आवश्यक था। क्यों, नई चीज बता रहा हूं। क्या सुनना, हमारे पास जो दो पद प्राप्त होते हैं उनका भी मैं आपको बता चुका हूं। एक है कौन सा, प्रथम पद, एक कौन सा है दोस्तों, प्रथम, और दूसरा कौन सा है, द्वितीय। यह बात भी हम जानते हैं, यह बात भी हम जानते हैं। अब एक नई चीज आपके सामने रखने वाला हूं, वह क्या है, सुनिए। संधि कहां होती है, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण योग करते हैं। पहले पद का या पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण योग करते हैं। और ध्यान देना, यहीं से मैं परिभाषा निकालूंगा। यदि प्रथम शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में क्या होगा दोस्तों, योग होगा। क्या होगा, योग होगा। तो इस योग का नाम संधि नहीं होता है, सदैव संधि नहीं होता है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल अचंभित कर देने वाली बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे बहुत सारे विद्वान साथी चलते ही कोई किताब उठाकर ले आते हैं, हिंदी में संधि क्यों आई, इसकी भी वजह बताऊंगा दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल आपके सवाल का मैं, हाँ, आपका जो जानने का उद्देश्य है, हर चीज से मैं वाकिफ हूं दोस्तों। हर एक महीन पहलू पर बहुत बारीकी से बात करने वाला हूं। पहले इतना सुनिए, उसके बाद बताऊंगा हिंदी में संधि क्यों आई, उसका लॉजिक भी आपको बताऊंगा दोस्तों। कि यदि
दोनों वर्ण योग कर रहे हैं तो सदैव योग का मतलब संधि नहीं होता दोस्तों। सदैव योग का मतलब संधि नहीं होता दोस्तों। संधि कब होगी? जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण योग करें, और योग होने के साथ साथ यहां पर क्या उत्पन्न हो दोस्तों? बदलाव होता है। क्या होता है दोस्तों? बदलाव होता है, या मैं कहूं विकार होता है। क्या होता है दोस्तों? विकार होता है। ध्यान से समझना। सर भारतीय शब्द में कितने अक्षर हैं बताइए। दोस्तों हम यह बिंदु बहुत कल अच्छे से समझ चुके हैं। मैंने वर्ण गिनना, मात्राएं गिनना, सभी बातों पे बहुत अच्छे से चर्चा की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे मित्र से कि आप वीडियो नंबर 7 देखिए, और फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। दोस्तों अभी अपना जो चल रहा प्रकरण है आप जरा इस पे ध्यान दें, अन्यथा कल फिर से आप इसमें सवाल करेंगे कि सर संधि किसे कहते हैं। अनियमितता ही हमारी असफलता की वजह होती है दोस्तों। बिल्कुल, जब तक हम एकाग्रता के साथ किसी चीज को ग्रहण करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई चीज अपने हक में आने वाली नहीं है साथियों। एक बार ध्यान दें, मैंने क्या कहा कि दो वर्णों के योग से यदि बदलाव होता है, दो वर्णों के योग से यदि कोई बदलाव होता है तो उसी स्थिति का नाम क्या होगा दोस्तों? संधि होगा। क्या होगा? संधि होगा। यदि वर्ण जुड़ तो रहे हैं लेकिन बदलाव नहीं हो। सतपाल जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट यहां पर इतनी शीघ्रता से चल रहे हैं कि मैं आपके पूरे प्रश्न को पढ़ नहीं पा रहा हूं। आप अपना कमेंट बॉक्स में प्रश्न रख दीजिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं मना नहीं कर रहा हूं सवाल पूछने के लिए, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, सही जगह रखिए। मैंने कहा है आपको और फिर कह रहा हूं, यदि कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है कृष्णा व्यास जी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बार बार कह रहा हूं, क्या आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। लाइव चैट पे आपके मैं प्रश्न को नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं चल रहे प्रकरण पे ध्यान आकर्षित कीजिए मित्रों। क्या कि संधि होती कहां है? पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का प्रथम वर्ण योग करके कोई बदलाव होता है या कोई विकार होता है, अर्थात नया वर्ण जुड़ता है, तो उसे संधि कहते हैं। दो वर्ण जुड़ते हो और कोई बदलाव नहीं हो दोस्तों, तो वह संधि नहीं होती। देखो इधर एक उदाहरण लिख रहा हूं, दोस्तों। मैं यहां एक शब्द है पान, और उसके बाद में मैं एक शब्द जोड़ रहा हूं वाला। इन दोनों को हम क्या कहेंगे दोस्तों? पान वाला। क्या कहेंगे? पान वाला कह देंगे। क्या मैं इसे संधि कहूंगा दोस्तों? नहीं, इसे मैं संधि नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि यहां पर दो पद जुड़ तो रहे हैं, न में जुड़ा हुआ ए है और इधर क्या है? वह वर्ण है, लेकिन इन दोनों वर्णों के जुड़ने से कोई नया वर्ण नहीं बन रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा, और जब बदलाव नहीं होता तो इसका मतलब संधि नहीं है। यह क्या है दोस्तों? संयोग का पद है। किसका पद है दोस्तों? संयोग का पद है। इसे एक दूसरे तरीके से समझिए। दो व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने का मतलब सदैव मित्रता नहीं होती दोस्तों। यदि हाथ मिलाने का मतलब सदैव मित्रता हो जाती तो अखाड़ों में कोई पहलवान कुश्ती नहीं लड़ते। यदि उनमें राजीनामा हो जाता, मित्रता हो जाती, मेल हो जाता, समझौता हो जाता, तो मैच शुरू होने से पहले ही उसका परिणाम आ चुका होता दोस्तों। इसलिए कह रहा हूं क्या कि वर्ण जुड़ने का मतलब सदैव संधि नहीं होती है। संधि कब कहेंगे? जब बदलाव हो। अगर बदलाव नहीं होता तो उसे संधि भी नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? संयोग कहेंगे। तो यहां से हम परिभाषा निकालेंगे संधि की। क्या दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव ही क्या कहलाता है दोस्तों? संधि कहलाता है। अभी एक मित्र ने सवाल किया था, सर हिंदी में संधि क्यों आई? लॉजिक की बात की है, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। हमारे हिंदी में हम जो शब्दों के प्रकार पढ़ते हैं उसमें हम एक प्रकार पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, शब्द बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। अर्थात बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है? दो दो शब्दों को जोड़कर एक एक शब्द बनाना पड़ता है, दो दो शब्दों का संयुक्त रूप बना के शब्द बनाना पड़ता है। और हिंदी में नया शब्द बनाने के लिए या हिंदी में शब्द संरचना के लिए 4 इकाइयां मानी जाती हैं दोस्तों। कितनी इकाइयां मानी जाती हैं दोस्तों? 4 इकाइयां मानी जाती हैं। इन्हें कहा जाता है शब्द संरचना की इकाइयां, शब्द संगठना की इकाइयां। कितनी होती हैं? 4। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि हिंदी में आप नया शब्द बनाने के लिए 4 तरीके प्रयोग में ले सकते हैं। 4 तरीकों से आप नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें पहला है संधि। जिसमें पहला कौन सा है? संधि। आप संधि की सहायता से नया शब्द बना सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे समास। समास की सहायता से भी
नया पद बनाया जाता है दोस्तों। तीसरा तरीका आता है उपसर्ग का, उपसर्ग के योग से भी नए शब्द बनते हैं दोस्तों। और चौथा और अंतिम तरीका जो होता है वह होता है मेरे मित्र प्रत्यय के योग से भी नए शब्द बनाए जाते हैं। अर्थात हिंदी में शब्द संरचना की 4 इकाइयां होती हैं। शब्द बनाने के, नए शब्द बनाने के 4 तरीके हैं। संधि से बना सकते हो, समास से बना सकते हो, उपसर्ग से बना सकते हो और प्रत्यय से बना सकते हो। तो हिंदी में संधि की आवश्यकता शब्द संरचना के लिए पड़ती है। इसलिए दोस्तों अब ध्यान देना, संधि किसे कहा? 2 वर्णों के योग से होने वाले बदलाव का नाम क्या होता है दोस्तों? संधि होता है। अब यहां से एक नया तथ्य आपको और बताऊं, बिल्कुल एक नए तथ्य की जानकारी मैं आपको और देता हूं। हमें यह तो पता चल चुका कि संधि के लिए आवश्यक है प्रथम पद का अंतिम वर्ण जुड़ेगा और द्वितीय पद का पहला वर्ण जुड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, अब एक नई चीज बता रहा हूं दोस्तों, आप सुनना जरा गौर से, कि यदि प्रथम पद के अंतिम और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में योग होता है, इन दोनों वर्णों में योग होता है और बदलाव भी इन दोनों वर्णों में ही हो, बदलाव भी इन दोनों वर्णों में ही हो। ध्यान से समझना, एक नई चीज बोलूंगा, नया शब्द बोलूंगा अभी। क्या? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इनमें योग होकर के कोई बदलाव होता है, वो बदलाव इन्हीं वर्णों में हो जाता है, बदलाव इन्हीं वर्णों में होता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है प्रधान संधि। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रधान संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं क्या, कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण योग कर रहे हैं और अपने ही स्थान पर कोई बदलाव कर रहे हैं दोस्तों, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है क्या? प्रधान संधि। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रधान संधि कहा जाता है। और यदि बदलाव किसी अन्य स्थान पर होता है, बदलाव किसी अन्य स्थान पर होता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है गौण संधि। क्या कहा जाता है? गौण संधि कहा जाता है। काव्य शास्त्र पढ़ने वाले मेरे मित्रों से एक अलंकार का मैं जिक्र करना चाहूंगा। हम एक अलंकार पढ़ते हैं दोस्तों, असंगति अलंकार। नाम सुना होगा, असंगति अलंकार का हम नाम सुनते हैं, असंगति अलंकार। काव्य शास्त्र में अलंकार पढ़ते हैं, बिल्कुल स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में ये दिया हुआ भी है, ध्यान रखना दोस्तों। असंगति अलंकार क्या होता है, हल्का सा परिचय दे रहा हूं, वो यहां से जुड़ रहा है, सुनना। कार्य कहीं और हो और परिणाम कहीं और आए, कार्य कहीं और हो और परिणाम कहीं और आए, तो उसे कहा जाता है असंगति अलंकार। ठीक वही वाली बात यहां लागू होती है क्या, कि 2 वर्णों का योग हो रहा है, योग के चिन्ह के ठीक दोनों तरफ, लेकिन बदलाव बचे हुए शब्द में होता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों गौण संधि। क्या कहा जाता है दोस्तों? गौण संधि कहा जाता है। यहां तक की बात हमें बहुत अच्छे से पता चल चुकी है। अब तक हमने क्या क्या जान लिया है, ध्यान से सुनना, मैं 1 मिनट में सारी चीजों का दोहरान कर रहा हूं। संधि शब्द दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। यह सम प्लस धी से बनता है, सम प्लस धी से बनता है। शाब्दिक अर्थ होता है मित्रता, मेल, समझौता या राजीनामा, मित्रता, मेल, समझौता या राजीनामा। फिर हमें पता चला संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, विग्रह या विच्छेद, विग्रह या विच्छेद। फिर मैंने आपको एक बात और बताई क्या, कि संधि की परिभाषा क्या होती है। यदि 2 वर्णों के योग से कोई बदलाव होता है, 2 वर्णों के योग से कोई बदलाव होता है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। यदि बदलाव नहीं होता तो वह स्थिति संयोग की होगी, वह स्थिति क्या होगी दोस्तों? संयोग की होगी। और यदि बदलाव दोनों वर्णों में ही होता है तो उसे प्रधान संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रधान संधि कहते हैं। और यदि बदलाव किसी अन्य स्थान पर होगा, आएंगे हमारे पास कुछ ऐसे नियम, व्यंजन संधि में भी पढ़ेंगे, नकार के नियम में, बदलाव किसी अन्य स्थान पर होता है दोस्तों, तो उसे गौण संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गौण संधि कहा जाता है। यहां तक की सारी चर्चा समझ में आ चुकी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, वैसे बिल्कुल ये चीज जहन में बैठ चुकी है, फिर भी यदि आप लेना चाहें, बाद में मेरे मित्र जो मुझसे जुड़े हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब ध्यान दो मित्रों, हमें पता चल चुका संधि क्या होती है, किसे कहा जाता है। बिल्कुल, क्या गौण संधि का उदाहरण दोस्तों, रामायण शब्द जो है, रामायण शब्द जो है, यह आपके प्रधान संधि और गौण संधि दोनों का उदाहरण है। क्योंकि रामायण शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं, राम योग अयन। क्या करते हैं दोस्तों? राम योग अयन करते हैं। मैं में जुड़ा हुआ ए और यह ए मिलकर के दीर्घ संधि में आ बनता है, लेकिन कभी गौर नहीं की होगी आपने, इस न के स्थान पर यह अणय क्यों बनता है? यह गौण संधि का उदाहरण है दोस्तों। कौन सी संधि का उदाहरण है? गौण संधि का उदाहरण है। और आपने ए और ए को जोड़कर आ बना दिया, यह आपके प्रधान संधि का उदाहरण है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, अनेकों उदाहरण आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, अनेकों उदाहरण आपके सामने रखने वाला हूं। आप
धैर्य तो रखिए, आप धैर्य तो रखिए। सुरेंद्र सिंह जी, मैं कहना चाहूंगा संधि शब्द दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है और उसका कारण क्या है मैंने वो आपके सामने रख दिया है दोस्तों। अब आ जाइए अपने बिंदु पे, अब आ जाइए अपने बिंदु पे। क्या हमें पता चल चुका है कि संधि किसे कहा? तो सबसे पहले संधि की परिभाषा की बात करूंगा। क्या कि दो वर्णों के योग से होने वाला विकार, दो वर्णों के योग से होने वाला विकार क्या कहलाता है दोस्तों? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संधि कहलाता है। यहां तक की बात समझ में आई? अब ध्यान देना है, अगला जो बिंदु आता है क्या? संधि, अगला जो बिंदु आता है क्या दोस्तों? संधि के प्रकार का। क्या आता है दोस्तों? संधि के प्रकार का। और हमें पता रहता है क्या कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं। अब ये तो हर कोई बता देगा, हर किताब में लिखा है और आज तक हम खूब बार पढ़ते भी आए हैं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, उत्कर्ष का मंच ज्वाइन किया है, बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष से जुड़े हैं, तो आप यह भी जानेंगे कि 3 ही क्यों हुए, 3 ही क्यों हुए, 2 क्यों नहीं रहे, 4 क्यों नहीं बने, किसने कहा कि संधि के 3 ही प्रकार बनेंगे, उस वजह को मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। ध्यान से बिल्कुल ध्यान से सुनिए। संधि के प्रकार कितने माने जाते हैं दोस्तों? 3। कारण बता रहा हूं, 3 ही क्यों, 3 ही क्यों, इस चीज को जानना बेहद आवश्यक है। वहां से हमारे बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी दोस्तों। बिल्कुल टॉपिक का मूल रहस्य, टॉपिक का मूल रहस्य आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। संधि की परिभाषा क्या कह रही है? 2 वर्णों का योग। किसका योग दोस्तों? वर्णों का योग। और वर्ण का मतलब हमें पता है कि स्वर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? व्यंजन भी हो सकता है। यह बात हम जान चुके हैं दोस्तों। क्या कि स्वर का मत और व्यंजन, इन दोनों को एक नाम से संबोधित करना हो, स्वर और व्यंजन इन दोनों को एक नाम से संबोधित करना हो तो हम क्या कहते हैं? वर्ण। अर्थात इस परिभाषा में हम यह भी तो कह सकते हैं क्या कि 2 स्वर व्यंजनों के योग से होने वाला विकार संधि कहलाता है। जैसे छात्र और छात्रा, जैसे छात्र और छात्रा इन दोनों को एक शब्द में संबोधित करना हो तो हम विद्यार्थी प्रयोग में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? विद्यार्थी। वही वाली बात यहां लागू होती है। स्वर और व्यंजन दोनों को एक शब्द में हमें संबोधित करना हो तो हम क्या कह रहे हैं? वर्ण कह रहे हैं दोस्तों। अर्थात 2 वर्णों के योग से होने वाला विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। 2 वर्णों के योग से होने वाला विकार क्या कहलाता है दोस्तों? संधि कहलाता है। अब ये वर्ण क्या है? या तो स्वर है और या फिर क्या है? व्यंजन है। अब बता रहा हूं 3 ही प्रकार क्यों होते हैं। मूल व्याकरण में बिल्कुल आपके मूल व्याकरण में 5 प्रकार चलते हैं। ध्यान देना, मूल व्याकरण के वर्णों की संख्या में और हिंदी के वर्णों की संख्या में भी अंतर होता है और संधि के कुछ प्रकारों में भी अंतर होता है। जब आपको हिंदी की तद्भव संधियां पढ़ाऊंगा उस समय मैं इस पहलू पर भी प्रकाश डालूंगा। आपने स्वर व्यंजन विसर्ग संधि पढ़ ली होगी दोस्तों, मैं आपको तद्भव संधि भी पढ़ाऊंगा। वो क्या होती है जब आएगी तभी चर्चा करेंगे। सुनिए ध्यान से एक बार। हमें पता चल चुका है क्या कि वर्ण का मतलब क्या है? स्वर और व्यंजन। अब सुनना, वो 3 प्रकार कैसे निकल के आए। मैं कहूं कि या तो स्वर आपस में स्वर से ही योग करेगा। ध्यान से सुनना, एक एक पहलू पर बहुत प्रकाश डाल रहा हूं मैं। 2 वर्णों के योग से होने वाला विकार संधि है। वर्ण क्या है? या तो स्वर है और या क्या है? व्यंजन। अर्थात मैं कह सकता हूं कि स्वर और व्यंजनों के योग से होने वाला, स्वर और व्यंजनों के योग से होने वाला विकार क्या है? संधि है। तो पहला तरीका तो क्या हो गया कि हो सकता है स्वर आपस में ही योग करें। क्या करें मित्रों? हो सकता है क्या कि स्वर के साथ में क्या जुड़े? स्वर जुड़े। क्या जुड़े दोस्तों? स्वर जुड़े। इसका मतलब यह हुआ क्या कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे पद का पहला वर्ण भी क्या हो दोस्तों? स्वर हो सकता है। या फिर हो सकता है स्वर किसके साथ जुड़ जाए दोस्तों? व्यंजन के साथ जुड़ जाएं। किसके साथ जुड़ जाएं मित्रों? व्यंजन के साथ जुड़ जाएं। तो मैं ये कह दूंगा क्या कि स्वर के साथ में क्या जुड़ सकता है दोस्तों? व्यंजन जुड़ सकता है। ध्यान देना, हमारे पास वर्ण 2 प्रकार के हैं, एक तो स्वर और एक कौन सा? व्यंजन। पहला तरीका मैंने बताया कि हो सकता है स्वर आपस में योग करें, या फिर स्वर किसके साथ में जुड़ सकता है? व्यंजन के साथ। स्वर किसके साथ में जुड़ सकता है? व्यंजन के साथ। अर्थात पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो सकता है? व्यंजन हो सकता है। जैसे अभिषेक के संधि विच्छेद में अभी, जैसे अभिषेक के संधि विच्छेद में अभी में यहाँ पर ई है और शेख का स वर्ण व्यंजन होता है। आगे बढ़िए, स्वर को देखो, स्वर से भी जोड़ लिया और व्यंजन से भी जोड़ लिया।
ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वर दोनों वर्णों से जुड़ा, ठीक उसी प्रकार से मित्रों व्यंजन भी दोनों से जुड़ सकता है। हो सकता है कि व्यंजन किससे जुड़े, स्वर से जुड़े। अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो व्यंजन हो और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो सकता है दोस्तों, स्वर हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, स्वर हो सकता है। या फिर व्यंजन आपस में योग कर सकते हैं। व्यंजन किसके साथ में योग करे, खुद के साथ में ही योग कर सकता है। अर्थात मैं कहूं कि व्यंजन के साथ में योग किसका हो सकता है, व्यंजन का। कैसे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी व्यंजन हो और दूसरे पद का पहला वर्ण भी क्या हो, व्यंजन हो। दूसरे पद का पहला वर्ण भी क्या हो दोस्तों, व्यंजन हो। या फिर हो सकता है विसर्ग के साथ, या फिर हो सकता है क्या कि विसर्ग के साथ स्वर का योग हो, और या फिर हो सकता है क्या कि विसर्ग के साथ में किसका योग हो दोस्तों, व्यंजन का योग हो। क्या हो, व्यंजन का योग हो। यहाँ तक की स्थितियां कितनी हो गई हैं, 6 हो गई हैं। कितनी स्थितियां हो गई हैं दोस्तों, 6 स्थितियों का हमें पता चल चुका है। अर्थात इस परिभाषा के बाद जो अगली पंक्ति में बोलने वाला हूं, संधि की परिभाषा के बाद जो अगली पंक्ति में बोलने वाला हूं वह सुनना। क्या संधि में हमने क्या कहा, दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। और वर्णों का यह योग, वर्णों का यह योग कितने प्रकार से होता है मित्रों, 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से। जो 6 के 6 प्रकार आपके सामने उल्लेखित किए जा चुके हैं। क्या कि स्वर के साथ स्वर का योग हो सकता है, या स्वर के साथ व्यंजन का योग हो सकता है, या फिर व्यंजन के साथ स्वर का योग हो सकता है, या फिर व्यंजन के साथ दोस्तों व्यंजन का योग हो सकता है, या फिर विसर्ग के साथ स्वर का योग हो सकता है, और या फिर विसर्ग के साथ दोस्तों व्यंजन का योग हो सकता है। अब इस चीज को याद कैसे रखेंगे, तो उसका भी एक तरीका समझिए। हमें प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में, हमें प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में देखो 2 बार तो क्या मिला, स्वर। 2 बार क्या मिला दोस्तों, व्यंजन। और 2 बार क्या मिल रहा है, विसर्ग मिल रहा है। ध्यान से सुनना पूरी बात को। हमें याद कैसे हो, हमें याद कैसे हो, तो उसके लिए हमने जाना कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में पहले तो 2 बार स्वर लिख दिया, फिर 2 बार व्यंजन लिख दिया, और फिर 2 बार विसर्ग लिख दिया। और इधर देखिए, 1 बार स्वर 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर और 1 बार व्यंजन लिखा है। याद हो जाएंगे ये चीजें, ध्यान से समझ में आना चाहिए दोस्तों। क्या लिखा है हमने कि वर्णों का योग कितने प्रकार से होगा, 6 प्रकार से होगा। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखो, स्वर को भी स्वर व्यंजन से जोड़ा, व्यंजन को भी स्वर व्यंजन से जोड़ा, और विसर्ग को भी हमने किससे जोड़ दिया दोस्तों, स्वर व्यंजन से जोड़ दिया। अर्थात वर्णों के योग से होने वाला बदलाव संधि है, और वर्णों का यह योग, वर्णों का यह योग कितने प्रकार से होता है दोस्तों, 6 प्रकार से होता है। जो 6 प्रकार आपके सामने उल्लेखित किए जा चुके हैं। अब अगली बात आती है इसी से, अब अगली बात आती है, मैं प्रकार पे लेके आ रहा हूं दोस्तों कि 3 प्रकार ही क्यों बने। ध्यान से सुनना, 3 प्रकार ही क्यों बने, वह वाली बात समझनी है हमें कि 3 प्रकार ही क्यों बने, उस चीज की मैं चर्चा करने वाला हूं। ध्यान देना दोस्तों, हमें पता चल चुका कि वर्णों का योग कितने प्रकार से हो रहा है, 6 प्रकार से हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, यदि दोनों तरफ स्वर ही स्वर का योग हो, यदि दोनों तरफ दोस्तों स्वर ही स्वर का योग हो, तो उसे कहा जाता है क्या, स्वर संधि। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्वर संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्वर संधि कहा जाता है। मेरा मतलब यह हुआ कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो, स्वर हो। रुकिए दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। पहले जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझो, उसको समझो कि 3 प्रकार क्यों बने, 6 योगों को मैं 3 प्रकारों में कैसे बांट रहा हूं, वह चीज ध्यान रखने की है। क्या, यदि दोनों तरफ स्वर ही स्वर का योग होता है, मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा, तो ऐसी स्थिति को हम नाम क्या देते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर संधि कहते हैं। और यदि स्वर के बाद व्यंजन आए या व्यंजन के बाद स्वर आए, स्वर के बाद व्यंजन आए या व्यंजन के बाद स्वर आए, या दोनों तरफ व्यंजन ही व्यंजन हो, ये तीनों हालात दोस्तों होते हैं आपके कौन सी में, व्यंजन संधि में। कौन सी संधि में होते हैं दोस्तों, व्यंजन संधि में। अर्थात चाहे जोड़ के चिन्ह के बाद में व्यंजन आए, चाहे पहले व्यंजन आए, चाहे जोड़ के चिन्ह के बाद में व्यंजन आए, चाहे पहले व्यंजन आए, और चाहे दोनों तरफ व्यंजन आए,
उसे कहा जाता है दोस्तों व्यंजन संधि। क्या कहा जाता है मित्रों? व्यंजन संधि कहा जाता है। और विसर्ग के बाद स्वर हो और चाहे विसर्ग के बाद व्यंजन हो, अर्थात विसर्ग के बाद चाहे स्वर जुड़े चाहे विसर्ग के बाद व्यंजन जुड़े, उसे कहा जाएगा दोस्तों विसर्ग संधि। क्या कहा जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि कहा जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? केवल 3 प्रकार होते हैं। केवल कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन से हैं? आपके सामने नाम आ चुके हैं। पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार कौन सा है? विसर्ग संधि। मेरे मित्रों, यहां पर मैंने 6 प्रकार का योग ही नहीं बताया, यहां पर मैंने 3 नाम ही नहीं बताए, यहां पर मैं ये भी बता चुका हूं क्या कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी और विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होगी। देखो, मैं कहूं आपसे स्वर संधि किसे कहते हैं, तो परिभाषा हो जाएगी स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव स्वर संधि कहलाता है। स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव मेरे दोस्तों स्वर संधि कहलाता है। और यदि स्वर के बाद व्यंजन हो या व्यंजन के बाद स्वर हो या व्यंजन के साथ व्यंजन के योग से कोई बदलाव होता है तो इसे व्यंजन संधि कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे दोस्तों। और यदि विसर्ग के बाद स्वर हो और चाहे विसर्ग के बाद व्यंजन हो, अर्थात विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के योग से यदि कोई बदलाव होता है दोस्तों तो इसे कहा जाता है दोस्तों विसर्ग संधि कहा जाता है। आपके सामने मैंने केवल 3 नाम रखे हैं कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। ये परिभाषाएं भी आपके सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल फैक्ट को पहचानेंगे, हम रटना छोड़ देंगे। फैक्ट को पहचानेंगे, हम रटना छोड़ देंगे। संधि की परिभाषा क्या हो गई? वर्णों के योग से होने वाला बदलाव। वर्णों के योग से क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है 2 शब्द जुड़ेंगे और शब्द क्या होते हैं? वर्णों का योग। शब्द क्या होता है? वर्णों का योग। तो वर्णों का योग से शब्द बनाते हैं तो जाहिर सी बात है योग किसका होगा? वर्णों का, और बदलाव करेगा तो उसे संधि कहा। वर्ण 2 प्रकार के, या तो स्वर वर्ण होंगे या व्यंजन वर्ण होंगे। तो स्वरों को भी जोड़ दीजिएगा स्वर व्यंजन से, व्यंजन को भी स्वर व्यंजन से जोड़ दिया और विसर्ग को भी स्वर व्यंजन से जोड़ दिया। विसर्ग प्लस विसर्ग नहीं हो सकता मित्रों। बिल्कुल आपके जहन में जो सवाल आना चाहिए था, मैं भी इसी बात का इंतजार कर रहा था कि सर जैसे स्वर दोनों तरफ आ रहा है, व्यंजन भी दोनों तरफ आ रहा है, विसर्ग दोनों तरफ क्यों नहीं आता? ध्यान देना दोस्तों, विसर्ग कभी किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में नहीं प्रयुक्त होगा। अर्थात विसर्ग शब्द से मैं कहूं विसर्ग के चिन्ह को प्रयुक्त करके हम कभी नया शब्द आरंभ नहीं कर सकते। विसर्ग जो होता है वह वर्ण के बाद लिखा जाता है, न कि पहले। विसर्ग कहां लिखा जाता है दोस्तों? वर्ण के बाद लिखा जाता है, पहले नहीं आता। इसीलिए योग के चिन्ह के ठीक बाद कभी विसर्ग नहीं आएगा, योग के चिन्ह के ठीक बाद विसर्ग नहीं आएगा। यहां तक की बात यदि आपके समझ में आ चुकी है दोस्तों तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ध्यान देना मित्रों, बहुत अच्छे से समझो इस बात को। क्या कि 2 वर्णों के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। वर्णों का योग कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से। एक चीज बता देता हूं, यह प्रश्न नहीं पूछा जाता कि वर्णों का योग कितने प्रकार से होता है। यह मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपके प्रकार नाम निकालने में सरलता हो और परिभाषाएं बनाने में सहूलियत हो सके दोस्तों। तो वर्णों का योग कितने प्रकार से किया? कुल 6 प्रकारों से किया। और जो 6 प्रकार जो होते हैं वे आपके सामने आ चुके हैं और उनसे हमने मोटे मोटे 3 प्रकार निकाल लिए हैं। दोनों तरफ स्वर ही स्वर होंगे तो उसे स्वर संधि कहा, और एक तरफ भी यदि व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि, और विसर्ग के बाद चाहे स्वर आओ चाहे व्यंजन आओ उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि कहा जाएगा। अब चलते हैं अगली वार्ता पे। हमें पता चल चुका कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, एक प्रकार से नोट्स फॉर्मेट में ही बता रहा हूं आपको, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, हर महीन पहलू पर विस्तार से चर्चा करूंगा दोस्तों। केवल धैर्य रखिए, केवल धैर्य रखिए। मैंने आपको कल भी कहा था कि मेरा कोई भी व्याकरणिक बिंदु पूरा पढ़ा दूं और मैं अपनी तरफ से कह दूं कि यह बिंदु अब मेरी तरफ से पूर्ण हो चुका है, उसके बाद यदि आपके जहन में कोई सवाल बचे तो जिम्मेदार मैं रहूंगा दोस्तों। बिल्कुल आपने उत्कर्ष को ज्वाइन किया है, इसका मतलब यह है कि आपने एक भरोसे को ज्वाइन किया है दोस्तों। लगातार बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए ताकि दोस्तों ये खूबसूरत तरीके में लिखे हुए नोट्स भी आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। इस बोर्ड का पीडीएफ प्राप्त करना है तो आपको टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर ज्वाइन करना होगा दोस्तों। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। आगे बढ़ता हूं, बहुत आगे से बढ़ता हूं दोस्तों। देखिए
अगला तथ्य, हमें पता चल चुका स्वर संधि किसे कहा जाता है, व्यंजन संधि किसे कहा जाता है, विसर्ग संधि किसे कहा जाता है, संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। हम आज अब पहला प्रकार आरंभ कर रहे हैं। पहला प्रकार आरंभ कर रहा हूं दोस्तों। पहला प्रकार स्वर संधि। संधि का प्रथम प्रकार क्या है, स्वर संधि। अब मुझे पूरी परिभाषा लिखने की आवश्यकता शायद नहीं होगी, क्योंकि आप जान चुके हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। तो हमें इतना सा ही ध्यान रखना है, क्या, स्वर प्लस स्वर, अर्थात जब दोनों तरफ स्वर का ही स्वर का योग हो। दोनों तरफ कौन से दोनों तरफ, जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो योग का चिन्ह लगाते हैं, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या होगा दोस्तों, स्वर होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या होगा दोस्तों, स्वर होगा। अर्थात जब स्वर के साथ स्वर का योग होता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, स्वर संधि कहा जाता है। मेरे मित्र जो कुछ पूछ रहे हैं कि सर कल वाला जो बिंदु वर्ण विचार पूरा हो चुका है उसके प्रश्न का पीडीएफ कहाँ है, ध्यान से सुनना दोस्तों। उसके प्रश्न की संख्या लगभग 200 से 225 और लगभग 250 से 300 प्रश्न, क्योंकि संधि और वर्ण एक दूसरे से अंतर संबंधित बिंदु हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसके 500 प्रश्न आपको एक साथ दिए जाएं। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, संधि के साथ वो चीज भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, और यदि कोशिश अगर रही तो पहले भी आपको कुछ एक प्रश्नों का सेट में लेकर के आपके सामने आऊंगा। भरोसा कीजिए मित्रों, मैं आपको जिस बात के लिए कह रहा हूं वह चीज मिलेगी। अब तक जो मैंने कहा वह आपके साथ में कर रहा हूं। बिल्कुल विश्वास के साथ जुड़े रहिए, लगातार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम एक एक व्यक्ति अपने हर मित्र को यह बात बताएं कि हम हिंदी का इस चैनल उत्कर्ष के चैनल पर इतने बजे हमारे क्लास चलती है, इसको ज्वाइन कर रखे हैं। आप भी एक बार इसका लिंक शेयर कीजिए और सभी को इस चीज से जोड़िए, क्या पता उनके भी यह बात जीवन में काम आ सके दोस्तों। तो बिंदु पे आ जाइए। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, स्वर के साथ योग किसका होगा, स्वर का योग होगा। तो परिभाषा को पूरे शब्दों में भी यदि लिखना चाहें तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्वर के साथ स्वर के योग से, हैं, स्वर के साथ स्वर के योग से। दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, स्वर के साथ स्वर के योग से, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाता है दोस्तों, स्वर संधि कहलाता है। बदलाव क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। यहां तक की बात समझ में आई। अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं थी। यह बिल्कुल आरएएस मुख्य परीक्षा, आरएएस मुख्य परीक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए है, ध्यान रखना, उनसे लिखवाई जा सकती है स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है या स्वर संधि किसे कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं आपके सामने यह तथ्य भी लिख रहा हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको हटाऊंगा, इसको शॉर्ट मेथड से आपके सामने एक नई चीज और रखने वाला हूं दोस्तों। ध्यान देना, ध्यान देना, क्या स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाता है दोस्तों, स्वर संधि कहलाता है। अब ध्यान दो, हमें पता चल चुका कि स्वर संधि में दोनों तरफ क्या होंगे, स्वर ही स्वर होंगे। स्वर संधि में दोनों तरफ क्या होंगे, स्वर ही स्वर होंगे। लेकिन अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्या इस स्वर संधि के जब हम प्रकारों की चर्चा करते हैं, जब हम स्वर संधि के प्रकारों की हम चर्चा करते हैं तो हमारे सुनने में आता है क्या, हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। शब्दों पे गौर करना, कई मेरे विद्वान साथी संस्कृत विषय या मूल व्याकरण के विषय के भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके जहन में ये प्रश्न न उठ जाए कि सर आप 5 क्यों बता रहे हो। ध्यान से सुन लेना, हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि 5 भेद माने जाते हैं, मैं यह बता रहा हूं कि 5 ही क्यों माने जाते हैं दोस्तों। हर एक कारण को आप जानोगे, हर एक बिंदु से आपको अवगत करवाऊंगा। ध्यान देना, ध्यान देना, हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? प्रतिस्थान की संधि दोस्तों, प्रति प्लस स्थान आपने संधि विच्छेद किया है, इसका शब्द प्रतिष्ठान बनता है। बिल्कुल व्यंजन संधि में आएगा मेरे मित्र। अभी गया ही नहीं, शीघ्रता करने वाले सदैव नुकसान के भागी बनते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलती कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि आप शीघ्रता कर रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान देना, हम जानते हैं कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5। लेकिन ये 5 ही क्यों होते हैं, उसका कारण जानना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपके सामने एक ही बोर्ड पे ये 5 प्रकार ही क्यों बने, 5 प्रकारों के नाम क्या होते हैं, इन 5 प्रकारों की परिभाषाएं क्या होती हैं, उस चीज को रखने वाला हूं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। ध्यान देना, ध्यान देना, हमने परिभाषा में क्या पढ़ा है दोस्तों, स्वर संधि की परिभाषा में कि स्वर के साथ किसका योग होगा, स्वर का योग होगा। आप जरा एक बात मुझे यह बताइए, इसमें ऐसा तो नहीं आया ना कि ए ही होगा,
कि ए के बाद ही कोई स्वर हो, या ऐसा तो नहीं आया ना कि ए और आ के बाद ही कोई स्वर हो। इसने क्या कहा, केवल परिभाषा क्या कह रही है कि स्वर के बाद स्वर होगा। कौन सा होगा, कौन से के बाद होगा, यह बात हमें नहीं पता। और स्वर कितने होते हैं मित्रों, स्वर कितने होते हैं मित्रों, यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11। कुल कितनी होती है, 11। और कुल कितनी होती है दोस्तों, 11। अर्थात मैं क्या इस परिभाषा को ऐसा नहीं बोल सकता कि 11 के बाद 11 के योग को स्वर संधि कहा जाता है, 11 के बाद 11 के योग को स्वर संधि कहा जाता है। अब कौन सा कौन से के साथ जुड़ रहा है, यह तो मैंने नहीं बताया। मैंने केवल यह कहा है कि पहले भी 11 में से कोई भी स्वर हो सकता है, पहले भी 11 में से कोई भी स्वर हो सकता है, और बाद में भी 11 में से कोई भी स्वर हो सकता है, बाद में भी 11 में से कोई भी स्वर हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं स्वर के साथ स्वर का योग होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि 11 के साथ 11 स्वर कैसे जुड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि यह परिभाषा बयां कर रही है, यह परिभाषा बयां कर रही है। ध्यान से सुनना, एक लाइन लिख रहा हूं कि प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ, प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ शेष रहे अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग करेगा, अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग करेगा, अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग करेगा। कुछ समझ में आया मेरे मित्रों मैंने क्या कहा? क्योंकि इस लाइन का मतलब यही हो रहा है। इस लाइन की व्याख्या मैंने आपके सामने लिखी है, किताबों में ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको दोस्तों। ध्यान से समझना, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव क्या है, स्वर संधि है। कौन सा स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है। बाद में कौन सा स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं या नहीं क्या कि प्रत्येक स्वर अपने आप से भी जुड़ेगा और शेष रहे 10 के साथ में भी जुड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे ए है, ए जैसे दोस्तों क्या है, ए, और ये ए के साथ में भी जुड़ेगा, अर्थात एक से जुड़ लिया। फिर मैं कहूं ए आ से भी जुड़ेगा, 2 हो गए। फिर मैं कहूं ए ई से भी जुड़ेगा, फिर ए दीर्घ ई से भी जुड़ेगा। अर्थात प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ शेष रहे सभी के साथ जुड़ेगा। तो एक तो खुद हो गया और इसके अलावा 10 और रह गए। अर्थात प्रत्येक स्वर कितने स्वरों से जुड़ रहा है, प्रत्येक स्वर जो है वो कितने स्वरों से जुड़ रहा है दोस्तों, 11 से जुड़ रहा है। और कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अर्थात कुल जोड़े कितने होते हैं, 121 होते हैं। कुल जोड़ कितने होते हैं स्वर संधि में, 121 जोड़ होते हैं मेरे दोस्तों। आश्चर्य अब होगा कि मैं आपको स्वर संधि के 5 प्रकार नहीं पढ़ाऊंगा। आपको खुशी इस बात में होनी चाहिए कि आपके सामने मैं वो 121 प्रकार के जोड़ रखने वाला हूं कि कौन सा स्वर कौन से स्वर के साथ जुड़ेगा और किस में बदल जाता है। यह चीज आपको जानना है। यह चीज मुकेश कुमार सैनी जी कह रहे हैं कि स्वर संधि के संस्कृत में 8 प्रकार होते हैं। मित्रों मुझे संस्कृत का बिल्कुल मैं संस्कृत का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हिंदी में स्वर संधि के 5 प्रकार माने जाते हैं। और वो 5 ही क्यों होते हैं उसका कारण मैं अभी चंद मिनट में आपके सामने रखने वाला हूं। पहले इतना सो जान लीजिए कि परिभाषा क्या कह रही है। परिभाषा क्या कह रही है कि प्रत्येक स्वर के साथ प्रत्येक स्वर का योग होगा। हर एक स्वर अपने आप के साथ शेष रहे अन्य सभी स्वरों के साथ योग करता है। और इस प्रकार से 11 स्वर एक स्वर जो होता है वो 11 बार योग करता है। और कुल योग 121 होते हैं। वो कैसे बनते हैं, 5 प्रकार, 121 प्रकार के जोड़ जो हैं वो कुल 5 प्रकारों में समाहित हो जाते हैं। ये सारी चीज हमें समझनी है। एक बार इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों अपने अध्ययन की सरलता हेतु तो ले सकते हैं। फिर मैं आगे की बात आरंभ करूंगा मित्रों। ध्यान दें, अब बात करते हैं आगे क्या कि स्वर संधि में क्या पढ़ा। अभी हमने स्वर संधि की परिभाषा में क्या जाना है कि स्वर के साथ योग किसका होगा, स्वर का। स्वर कितने होते हैं, 11। अब लिख रहा हूं वापस से। हमने ये बहुत अच्छे से जान लिया है कि 11 स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों। देखो एक तो होता है ए, एक होता है आ, एक होता है लघु ई, और उसके बाद में आता है दोस्तों दीर्घ ई। फिर आता है लघु ऊ, उसके बाद आता है दीर्घ ऊ, उसके बाद में आता है क्या, लघु री। दीर्घ री हमारे हिंदी व्याकरण में नहीं चलती है, वह चलती है कहाँ, मूल व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में। आगे बढ़ना है। फिर आता है ए, फिर आता है ऐ, उसके बाद आता है दोस्तों ओ, और उसके बाद आता है दोस्तों औ।
अब आप कमेंट करना बंद कर दीजिए, एक भी कमेंट करना बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करना बंद कर दीजिए दोस्तों। मैं आपको कुछ लाइनें बताऊंगा, उसके बाद मैं आपका थम्स अप मांगूंगा, उस समय आप जवाब देना कि समझ में आया या नहीं, ताकि मैं मेरी शैली को थोड़ा सा बदल सकूं या वही चलने दूं। जरा सुनना गौर से, मैंने क्या कहा कि प्रत्येक स्वर के साथ योग करेगा, प्रत्येक स्वर के साथ योग करेगा, अर्थात हर एक स्वर खुद के साथ, हर एक स्वर खुद के साथ शेष रहे 10 से जुड़ेगा। हम जोड़ना आरंभ कर रहे हैं दोस्तों। अब आपकी नजर केवल और केवल मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर और लैपटॉप स्क्रीन पे होनी चाहिए और आपके कान अलर्ट रहने चाहिए। आप अब कीपैड से खेलना बंद कीजिए दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनना यह वाली बात। साहित्य भी पढ़ाऊंगा सागर जी, साहित्य भी पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल साहित्य भी पढ़ाऊंगा। जो टाइम का सेशन होता है उसमें 1 मिनट भी उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको फ्री नहीं दी जा रही है। सारे की सारी 13 घंटे की कक्षाएं आपको लगातार मिल रही हैं दोस्तों। जुड़े रहिए, बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए उत्कर्ष टीम को। ध्यान दीजिए, आगे बात करते हैं। अब क्या 11 स्वर, प्रत्येक स्वर एक दूसरे के साथ कैसे योग करता है। अब सुनना, मैं आरंभ कर रहा हूं जोड़ना। सबसे पहले मैं ए को ऐसे जोड़ूंगा, अर्थात ए योग ए। सबसे पहले मैंने क्या किया दोस्तों, ए को खुद से योग करवाया है और उसके बाद में मैं कहूंगा ए को आ से जोड़ेंगे। तो दूसरा सूत्र क्या बन जाएगा, ए योग आ। इनको अभी लिखने की रटने की आवश्यकता नहीं है, इनको लिखने रटने की आवश्यकता नहीं है। सुनना, केवल सुनना है आपको। नजर, बिल्कुल नजर जमाए रखिए और सुनिए। ये सारी चीजें अपने आप समझ में आएंगी। रटना कुछ है ही नहीं, लिखना कुछ है ही नहीं, बहुत सरल है ये चीजें। देखिए, मैंने कहा सबसे पहले ए को ऐसे जोड़ा और फिर ए को कहां जोड़ने आ गए, आ के साथ में। अब देखो, ए और आ का एक जोड़ा बन गया। इस आ को भी तो आ से जोड़ना है ना मैं, क्योंकि मैंने कहा प्रत्येक स्वर खुद से भी जुड़ेगा, प्रत्येक स्वर खुद से भी जुड़ेगा। तो आ ऐसे जुड़ेगा इस प्रकार से, जैसे प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए हो और दूसरे पद का पहला वर्ण ए हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए हो और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो, आ। ऐसे ही प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो, ए। और मैं कहूं प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी आ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो, आ। अर्थात ए और आ, अर्थात ए और आ स्वर एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से योग करें, चाहे ए ऐसे जुड़े, चाहे ए आ से जुड़े, चाहे आ ऐसे जुड़े और चाहे आ से जुड़े। ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने वापस से कहा, क्या प्रत्येक स्वर खुद से भी योग कर रहा है। ए जुड़ रहे हैं और आ जुड़ रहे हैं। एक दूसरे के साथ भी जोड़ो। देखो, ए और आ जुड़ गए और आ और ए जुड़ गया, अर्थात ए और आ को आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से, आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से योग कराएं। परिणाम सदैव मित्रों क्या आएगा, आ बनेगा। परिणाम सदैव क्या बनेगा दोस्तों, आ बनेगा। अर्थात अब इस पूरी बड़ी रामायण को, इस पूरे बड़े सूत्र को हम एक शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल एक शॉर्ट प्रारूप में, एक लघु प्रारूप में लिख रहे हैं। क्या कि मैं कहूं कि ए या आ तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में हो और ए या आ ही आपके द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में हो। इन सभी का परिणाम क्या आता है दोस्तों, आ आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आ आएगा। अर्थात ए और आ किसी भी प्रकार से योग करें, चाहे ए को ऐसे जोड़ो, चाहे ए को आ से जोड़ो, चाहे आ को ऐसे जोड़ो, चाहे आ को आ से जोड़ो, जवाब सदैव क्या होगा दोस्तों, आ होगा। यह बात आपके समझ में आ चुकी है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इनको किसी को लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखने के लिए आपको एक पूरे बोर्ड पे एक सारणी बना के दूंगा, उसको आप आराम से स्क्रीनशॉट रखना और बिल्कुल आप अपने स्टेटस पे 5 दिन तक लगा के रखिए। अपने मोबाइल का उसको प्रोफाइल पिक्चर बना लेना, ताकि बार बार देखने से वो चीज याद ही हो जाएंगी। पर अभी समय है, वह अभी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी केवल आप सुनिए दोस्तों, अभी केवल सुनिए। ए और आ का योग करवाया और बनाया क्या दोस्तों, हमने आ बनाया। क्या बनाया दोस्तों, आ बना लिया है। ए और आ के योग में सदैव क्या बनता है दोस्तों, आ बनता है। अब मैं कहूं ठीक उसी प्रकार से, जैसे छोटी ई को छोटी ई से जोड़े, चाहे बड़ी ई को बड़ी ई से जोड़े, चाहे छोटी ई को बड़ी से जोड़ो और चाहे बड़ी को छोटी से जोड़ो, आपस में इन दोनों को भी कैसे भी योग कराएं, इनमें क्या बनता है दोस्तों, बड़ी ई बनती है, दीर्घ ई बनती है। ध्यान से सुनना, जैसे ए और आ आपस में एक दूसरे के साथ पहले बाद में छोटा छोटे से, चाहे छोटा बड़े से, ए से चाहे ए आ से, चाहे आ से चाहे ए से, ये दोनों कैसे भी योग करें, परिणाम क्या आया, आ। उसी प्रकार से ये दोनों कैसे भी योग करें, परिणाम क्या आएगा दोस्तों, दीर्घ ई।
उसी प्रकार से मैं कहूं कि चाहे छोटा ऊ छोटे ऊ से जुड़े, चाहे बड़ा ऊ बड़े ऊ से जुड़े, चाहे छोटे ऊ को बड़े ऊ से जोड़ो, चाहे बड़े ऊ को छोटे ऊ से जोड़ो, हमेशा इनका परिणाम क्या आता है दोस्तों? दीर्घ ऊ ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों? दीर्घ ऊ ही आएगा। अब फिर आगे मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। री और री जुड़कर दीर्घ री बनती है, जो संस्कृत में दीर्घ संधि में री का योग पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदी में दीर्घ री प्रचलन में नहीं है। हिंदी में दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता, इसलिए हम इसका जोड़ा नहीं बनाएंगे। तो जोड़े हमारे पास कितने बने हैं दोस्तों? 3 ही बने हैं। आगे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि इसे लांग कर आगे जाना संभव नहीं है। तो समान जोड़े कितने बन गए? 3। कौन कौन से बन गए? देखो, पहला जो जोड़ा बन रहा है वह बन रहा है ए और आ का ए और आ से योग होगा, यानी कि ए आ को ए आ से कैसे भी जोड़ो। दूसरा बना है क्या? ई बड़ी ई का ई बड़ी ई के साथ बन रहा है दोस्तों, ई या बड़ी ई को ई या बड़ी ई से जोड़ा। और तीसरा जो जोड़ा बना है वह क्या बना है? ऊ बड़े ऊ का योग किसके साथ में हो? ऊ या बड़े ऊ के साथ। और इन सभी का परिणाम देखो, यहां पर आया है आ, यहां पर आया है दीर्घ ई, और यहां पर आया है दोस्तों क्या? दीर्घ ऊ। अब मैं एक लाइन बोलने वाला हूं, सुनकर आश्चर्य होगा दोस्तों। क्या? कि यदि ए आ ई बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ, यदि ए आ ई बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ अपने सजातीय स्वर से योग करते हैं, अपने समान स्वर से योग करते हैं, बहुत गौर से सुनना इस बात को। यदि ए आ ई बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ यदि अपने सजातीय स्वर से या समान स्वर से योग करते हैं तो सदैव दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। कौन से में बदल जाते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। और ऐसा करना ही दीर्घ संधि कहलाता है। ऐसे करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? दीर्घ संधि। स्वर संधि के 5 प्रकारों में या 5 नामों में एक नाम आपके सामने आ चुका है दोस्तों, कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो दीर्घ संधि किसे कहा जाता है दोस्तों? यदि, सुनना, यदि ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ अपने समान स्वर से जुड़े। समान का मतलब ए आ का योग ए आ से होगा, ई बड़ी ई का योग ई बड़ी ई से होगा, और ऊ बड़े ऊ का योग ऊ बड़े ऊ से होगा। यदि समान स्वरों का योग होगा तो सदैव दीर्घ में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे दोस्तों? दीर्घ स्वर में बदल जाएंगे, द्विमात्रिक स्वर में बदल जाते हैं। और दीर्घ स्वर में बदलना ही क्या कहलाता है दोस्तों? दीर्घ संधि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? दीर्घ संधि कहलाता है। आप इसे लॉजिक से भी याद रखते हैं, जैसे ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है। खरीदारी करने किसी बाजार में चले जाते हैं, पसंद चीज चाहे छोटे भाई को आए चाहे बड़े भाई को आए, पैसे सदैव बड़े भाई को ही देने होंगे, पैसे सदैव दीर्घ भाई को ही देने पड़ेंगे। आप इस प्रकार की ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं। आपके जैसे भी समझ में आए, आप इतना सा ध्यान रखना कि यदि समान स्वर जुड़ेंगे तो दीर्घ में बदलेंगे। और ऐसा होना ही क्या कहलाता है दोस्तों? दीर्घ संधि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? दीर्घ संधि कहलाता है। अर्थात दीर्घ संधि की परिभाषा भी हमें पता चल चुकी, नाम ही नहीं, संधि का नाम ही नहीं, परिभाषा तक हमें पता चल चुकी है। दीर्घ संधि किसे कहेंगे? यदि ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ सजातीय स्वर या समान स्वर से योग करते हैं तो दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, इसे ही दीर्घ संधि कहा जाता है। यहां तक की बात समझ में आई? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अभी मैंने उदाहरणों पे चर्चा नहीं की है, अभी हम केवल 5 नामों से परिचित हो रहे हैं कि दीर्घ संधि के 5 जो प्रकार हैं वो 5 ही क्यों बने, 5 प्रकार कौन कौन से हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ध्यान देना दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ चुकी? स्क्रीनशॉट लिया? अब आगे बढ़ता हूं। देखिए, अभी तक हमने क्या किया है दोस्तों? अभी तक हमने क्या किया है? केवल और केवल इन समान स्वरों का योग करा है। क्या किया है दोस्तों? समान स्वरों का योग किया है। हमारे पास, ध्यान देना, हमारे पास कितने जोड़े बन चुके? 3 जोड़े बन चुके। एक तो ए आ का, एक ई बड़ी ई का और एक ऊ बड़े ऊ का। अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान देना आगे वाले तथ्य पे। ए और आ का जोड़ा बन चुका है। मैंने क्या कहा था? प्रत्येक स्वर सर गृह में कौन सा रे है? मेरे मित्र, गृह में कोई रे नहीं है, गृह में री स्वर जुड़ा हुआ है दोस्तों। क्या जुड़ा हुआ है? री स्वर जुड़ा हुआ है। ऐसी बातें मैं बहुत पहले बता चुका हूं मित्रों। यदि आप वर्ण विचार से संबंधित जो 7 कक्षाओं के सेगमेंट हैं, यदि आप उन्हें पूरा देख लेते तो इस प्रकार का जहन में आपके सवाल बचता ही नहीं मेरे मित्र। इसीलिए कह रहा हूं, लगातार जुड़े रहिए, नियमित बने रहिए, ताकि आपकी समस्याएं शमन हो सकें। ध्यान देना, ए आ का जोड़ा बन चुका, ई बड़ी ई का जोड़ा बन चुका और ऊ बड़े ऊ का जोड़ा बन चुका। अभी अभी मैंने कहा प्रत्येक स्वर एक दूसरे के साथ भी योग करेगा। अब देखो, ए और आ को ए और आ से तो जोड़ चुके, लेकिन अब इनसे भी तो जोड़ना बाकी रहा है।
तो देखो ए और आ को हम किसके साथ में जोड़ेंगे, अब ई बड़ी के साथ। तो सूत्र क्या बन जाएगा, ए या आ को योग करवा रहा हूं मैं किससे, ई और दीर्घ ई से। ए और आ का योग किससे करवाएंगे, ई और दीर्घ ई से। कैसे, सुनना। अब इस सूत्र का मैं विस्तार रूप लिख रहा हूं। हो सकता है ए के साथ छोटी ई जुड़े, तो हम क्या कहेंगे, ए प्लस छोटी ई, या हो सकता है ए के साथ बड़ी ई जुड़े। बताइए, ए के साथ छोटी ई और बड़ी ई दोनों जुड़ चुकी है, ए के साथ दोनों को जोड़ चुका हूं। ऐसे ही देखो, आ के साथ छोटी ई जुड़े चाहे आ के साथ बड़ी ई जुड़े, तो अर्थात आ प्लस छोटी ई हो और चाहे आ प्लस बड़ी ई हो, चाहे आ प्लस बड़ी ई हो। ध्यान देना मित्रों, ऐसी स्थिति में सदैव परिणाम हमेशा प्राप्त जो हमें होगा वह होगा कौन सा, ए प्राप्त होगा दोस्तों। क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ए प्राप्त होगा। ध्यान से समझना, छदम संधि उसी को कहा जाता है जो गौण संधि होती है मेरे मित्र। ध्यान देना प्रदीप जी, इस बात की मैं चर्चा कर चुका हूं। ध्यान दीजिए, ए और आ का योग ई बड़ी ई के साथ में यदि करना हो, ए आ का योग ई बड़ी ई के साथ यदि करना हो, तो चाहे ए का योग छोटी ई से हो चाहे बड़ी ई से हो, चाहे आ का योग छोटी ई से हो चाहे बड़ी ई से हो, परिणाम हमेशा क्या प्राप्त होगा, ए। अर्थात मैं कहूंगा ए और आ ई और बड़ी ई से जुड़ते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, ए बनता है। क्या बनता है दोस्तों, ए बनता है। फिर आगे की बात कर रहा हूं, फिर आगे की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना। ए और आ को ई बड़ी से जोड़ लिया, अब जोड़ेंगे ऊ बड़े ऊ से। तो जब ए और आ ऊ और बड़े ऊ से जुड़ते हैं, देखिए, चाहे ए को छोटे ऊ से जोड़ो चाहे ए को बड़े ऊ से जोड़ो, चाहे आ को छोटे ऊ से जोड़ो चाहे आ को बड़े ऊ से जोड़ो, मित्रों बनता है ओ। क्या बनता है मित्रों, ओ बनता है। क्या बनता है दोस्तों, ओ बनता है। ध्यान देना, यह चीज बार बार समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ए और आ का योग ई बड़ी से होता है तो क्या बनता है, ए। ए और आ का योग ऊ बड़े ऊ से बनता है तो क्या बनता है, ओ। अब ए और आ को यदि हम री से जोड़ेंगे दोस्तों, तो उसमें बनता है क्या, अर। क्या बनता है, अर बनता है। यहां पर एक नई चीज हमें पता चल चुकी, अब तक केवल एक ही वर्ण बन रहा था, यहां पर दो वर्ण आ गए। ध्यान देना है मित्रों, क्या चीज याद रखने की है, चाहे संधि स्वर हो, चाहे संधि व्यंजन हो, चाहे संधि विसर्ग हो, चाहे स्वर संधि पढ़ो चाहे व्यंजन संधि पढ़ो और चाहे विसर्ग संधि पढ़े, हमें यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि विकार रूप में व्यंजन वर्ण बना रहे हैं, यदि विकार रूप में व्यंजन बिल्कुल बिल्कुल यदि विकार करके व्यंजन वर्ण बना रहे हैं, तो बनने वाला व्यंजन सदैव स्वर रहित होता है। यहाँ पर ये रेवर्ण हल चिन्ह के प्रयोग के साथ लिखा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये रेवर्ण जो है इसके हल चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों, यह बात आपके दिमाग में सदैव रहनी चाहिए। तो हमने क्या जाना कि ए और आ यदि ई बड़ी से जुड़ते हैं तो क्या बनता है मित्रों, ए बनता है। यदि ए और आ ऊ बड़े ऊ से जुड़ते हैं तो मित्रों क्या बनता है, ओ बनता है। यदि ए और आ री से जुड़ते हैं तो क्या बनता है, अर बनता है। ठीक इसी प्रकार से आगे सुनिए, ठीक इसी प्रकार से आगे सुनिए, यदि ए और आ को ए आई से जोड़ा जाता है दोस्तों तो बनता है आई। क्या बनता है दोस्तों, आई बनता है। और यदि ए और आ को ओ और औ से जोड़ा जाएगा दोस्तों तो बनेगा मेरे मित्रों, औ बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, औ बनेगा। ध्यान से समझ लेना, ये चीज वापस से बता देता हूं एक बार। हमने ए और आ को ए और आ से जोड़ के तो आ बना लिया, वो दीर्घ संधि में हो चुका। किस में हो चुका, दीर्घ संधि में हो चुका। अब अन्य से भी तो जोड़ना था, तो देखो ए और आ को ई बड़ी से जोड़ा तो क्या बना, ए और आ को ऊ बड़े ऊ से जोड़ा तो क्या बना, ओ। ए और आ को री से जोड़ा तो क्या बना, अर। ए और आ को ए आई से जोड़ा तो क्या बना, आई। और ए आ को हमने ओ औ से जोड़ा तो क्या बना, औ बना। जरा गौर कीजिए दोस्तों, ए और आ का स्वर ए और आ स्वर खुद से भी जुड़ चुका है दीर्घ संधि में, और अन्य भी सभी से जुड़ चुका है। जुड़ चुका है या नहीं, बिल्कुल जोड़ चुके हैं। ऐसे ही हम ई बड़ी को भी सबसे जोड़ेंगे, ऊ बड़े ऊ को भी सबसे जोड़ेंगे, री को भी सबसे जोड़ेंगे, ए आई और ओ औ को भी सबसे जोड़ेंगे। अब तक हमें क्या पता चल चुका है, क्या कि यदि ए आ के साथ में ई बड़ी ई जुड़ती है तो ए बनेगा, ए आ के साथ में ऊ बड़ा ऊ जुड़ता है तो ओ बनेगा, ए आ के साथ में री जुड़ता है तो अर बनेगा। और ये तीनों प्रकार दोस्तों, ये तीनों प्रकार जो होते हैं, ये तीनों प्रकार जो होते हैं दोस्तों, ये आपके होते हैं गुण संधि में। कौन सी संधि में होते हैं दोस्तों, गुण संधि में। ध्यान देना, स्वर संधि का दूसरा प्रकार हमारे सामने आ चुका है मेरे मित्रों। बिल्कुल, गुण संधि या स्वर संधि का जो दूसरा प्रकार है, किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं, परिभाषा सुनना। अब यहीं से मैं खूबसूरत तरीके से इसकी परिभाषा बना के बता रहा हूं, कैसे बनाते हैं परिभाषा सुनो। यदि ए आ के साथ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ व री का योग हो, यदि ए आ के साथ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ व री का योग हो, तो ये क्रमशः ए ओ और अर में बदल जाते हैं। तो ये क्रमशः ए ओ और अर में बदल जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, गुण संधि कहा जाता है।
और यदि ए आ के साथ में ए ऐ और ओ औ का योग हो तो ये क्रमशः ऐ और औ में बदल जाते हैं। इन्हें दोनों में अंतर देखिए, ए ऐ ऊपर मात्रा संकेत के रूप में हमने एक मात्रा बढ़ा दी है, हमने क्या कर दिया है, एक मात्रा ऊपर बढ़ा दी है। बाकी ये भी दो मात्राएं हैं, ये भी दो मात्राएं हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मात्रा संकेत नहीं, यहाँ एक है, यहाँ पर एक और यहाँ पर कितनी हो गई, दो। अर्थात हमने ऊपर मात्रा संकेत बढ़ा के लिखा है, और बढ़ाने का जो नाम होता है दोस्तों, हम जानते हैं बढ़ाने का पर्यायवाची क्या होता है, वृद्धि। क्या होता है दोस्तों, वृद्धि संधि। अब ध्यान देना, स्वर संधि का तीसरा प्रकार भी आपके सामने आ चुका है दोस्तों। वृद्धि संधि किसे कहा जाता है, वृद्धि संधि किसे कहा जाता है, तो ध्यान देना, वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होगी कि यदि ए आ का योग ए ऐ और ओ औ से होता है तो क्रमशः ऐ और औ में बदल जाता है। यदि ए आ का योग ए और ऐ से हो तथा ओ और औ से हो तो क्रमशः ऐ और औ में बदल जाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, वृद्धि संधि कहलाता है। अब आप मुझे बताएं, अपना थम्स अप कीजिए कि आपको पता चल चुका है दोस्तों, क्या आपको पता चल चुका है दोस्तों कि ए और आ का योग सभी स्वरों के साथ कर चुके हैं। कैसे, ए और आ स्वयं से जुड़े दीर्घ संधि में, ए और आ ई बड़ी ई ऊ बड़े ऊ और री से जुड़ करके क्रमशः ए और अर बने गुण संधि में, ए आ को ए ऐ और ओ औ से जोड़ के बना लिया कौन सी संधि, वृद्धि संधि। यहां तक की बात मेरे मित्रों समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप कीजिए। ये शैली ही समझनी है दोस्तों, इसके बाद संधि में कुछ नहीं बचता, इसके बाद संधि में केवल उदाहरण रहेंगे, तो हम एक एक नियम को भी लेंगे और उनके उदाहरण भी लेंगे, वो बाद की बात है, केवल नामों से परिचय करवा रहा हूं मेरे मित्रों। बिल्कुल अगर आपके समझ में आ रहा है तो अपना थम्स अप कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप जागृत अवस्था में हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मुझे खुशी है इस बात को जानकर कि आप लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं दोस्तों। ये भरोसा ऐसे ही बनाए रखिए दोस्तों। आगे बढ़ूंगा मैं, अब आगे बढ़ूंगा दोस्तों। बिल्कुल, यदि आपने अपना थम्स अप टाइप कर दिया है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे मित्रों ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अभी तक हमारे पास केवल 3 नाम आए हैं, अभी तक हमारे पास केवल कितने नाम आए हैं दोस्तों, 3 नाम आए हैं। वो 3 नाम कौन कौन से आ चुके, दीर्घ संधि कहां होगी, गुण संधि कहां होगी और वृद्धि संधि कहां होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे ये जानकर कि आप मेरी बात और मेरी शैली को समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूं, जरा ध्यान दें, बिल्कुल जरा ध्यान दें दोस्तों, ये चीज आज हमें पूरी करनी होगी। समय की भी अपनी सीमाएं होती है मेरे मित्रों, आप वापस से जुड़ जाइए। बिल्कुल, अब आपकी नजर आगे वाले, बिल्कुल आगे वाले योग को समझने के लिए हो। मैंने क्या कहा सुनिए, ए और आ का योग हम सभी स्वरों के साथ कर चुके हैं, ए और आ का योग हम सभी स्वरों के साथ कर चुके हैं दोस्तों। अब हम करने आरंभ करेंगे ई बडी का। अब हम आरंभ करेंगे कौन सा, ई और बडी का योग। देखिए कैसे, अभी तक हमने केवल और केवल क्या किया है, ए और आ का योग किया है। अब मैं बात करूंगा किसकी, ई बड़ी ई की। किसकी बात करूंगा दोस्तों, ई बड़ी ई की। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ई बड़ी ई को ई बड़ी ई से जोड़ चुके हैं, अर्थात ई और जो बड़ी ई है, लघु ई और दीर्घ ई है, क्या खुद से योग कर चुके दोस्तों, हाँ कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। कौन सी संधि में दोस्तों, दीर्घ स्वर। किसमें किए हैं, दीर्घ स्वर में। क्या कि यदि लघु ई के या दीर्घ ई के साथ लघु ई या दीर्घ ई होती है तो परिणाम दीर्घ ई प्राप्त होता है। यह बात हम दीर्घ संधि में जान चुके हैं दोस्तों। किसमें जान चुके हैं दोस्तों, दीर्घ संधि में जान चुके हैं। क्या कि ई और बड़ी का योग आपस में होता है तो वो दीर्घ ई बनती है, और ऊ और बड़े ऊ का योग आपस में होता है तो बड़ा ऊ बनता है। यह बात तो हमें पता है, लेकिन वही बात क्या अभी अन्य से तो जोड़ना बाकी है। तो एक लाइन लिख रहा हूं, जरा गौर करना, क्या ई या बड़ी ई का योग अन्य असमान स्वरों से हो। किससे होता है मित्रों, अन्य असमान स्वर से हो, अन्य असमान स्वर। यह बात आपको जरा समझनी है। अब आप जरा लिखने को विराम दीजिए मेरे मित्रों। अब आप अपनी अंगुली को आराम दीजिए, कीपैड को आराम दीजिए, और कान और बिल्कुल बिल्कुल आपकी नजरें गड़ जानी चाहिए मित्रों। समय की कोई टेंशन नहीं है, समय की कोई टेंशन नहीं है, केवल सीमाएं हैं, केवल सीमाएं हैं। समय का एक बंधन है, लेकिन हम उस प्रतिबंधित समय में, हमारा जो निर्धारित समय होता है, यदि सही तरीके से कार्य करेंगे तो भी सफलता प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। तो इससे जुड़े रहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्या कि ई और बड़ी ई का योग मुझे अन्य स्वरों से करवाना है, तो मैंने क्या लिख दिया, अन्य असमान स्वर। ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा,
अन्य असमान क्यों लिखा? क्योंकि ई और बड़ी का योग यदि ई और बड़ी ई से होगा तो क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। यह तो कौन सा है दोस्तों? समान स्वर है। यह तो क्या है? समान स्वर है। अर्थात ई बड़ी ई को खुद से जोड़ोगे तो ये दीर्घ ई में बदलता है, जो कौन सी संधि में जान चुके हैं दोस्तों? दीर्घ संधि में जान चुके हैं। कौन सी संधि में जान चुके हैं? दीर्घ संधि में जान चुके हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि ई और बड़ी का योग अन्य असमान से हो, अर्थात ई बड़ी के सामने ई बड़ी के अलावा कुछ भी आए, ई बड़ी के सामने ई बड़ी के अलावा कुछ भी आ सकता है। अन्य असमान का मतलब यहां हो गया दोस्तों क्या? कि ई और बड़ी के सामने ई और बड़ी के अलावा कोई सा भी हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ई या बड़ी के बाद में चाहे ए आए, चाहे आ आए, चाहे ऊ आए, चाहे दीर्घ ऊ आए, चाहे री आए, चाहे ए आए, चाहे ऐ आए, चाहे ओ आए और चाहे औ आए दोस्तों। ये है असमान स्वर। अर्थात ई बड़ी के सामने ई बड़ी नहीं होनी चाहिए। 11 में से केवल 2 हटा देंगे तो कितने बच गए दोस्तों? 9 बच गए। कितने बच गए? 9 बच गए, क्योंकि असमान स्वरों का हमें योग पढ़ना था। ई बड़ी को ई बड़ी से तो दीर्घ संधि में जोड़ चुके, अन्य बचे हुए हैं, मैंने उनको एक ही लाइन में लिख दिया। क्या? कि ई या बड़ी के साथ अन्य असमान स्वरों में से 9 में से कोई सा भी स्वर आता है दोस्तों, अब ध्यान देना क्या बदलाव होगा। 9 में से कोई सा भी स्वर आता है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में चाहे छोटी ई के बाद में असमान आए, चाहे बड़ी ई के बाद में असमान आए, ध्यान से सुनना, चाहे छोटी ई के बाद में कोई असमान स्वर हो, चाहे बड़ी ई के बाद में कोई असमान स्वर हो, इन दोनों में जो भी होगा वह अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा मित्रों? ये में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों? ये में बदल जाता है दोस्तों। अनावश्यक बातें आपको नहीं करनी है दोस्तों। अगर मैं आपको ध्यान देना, अगर इतना अच्छा समझा सकता हूं, अगर इतना अच्छा समझा सकता हूं तो हर चीज से आप वाकिफ रहिए। आपके हर एक पहलू का, आपके हर एक सवाल का मेरे पास जवाब है। केवल और केवल आप बारी का इंतजार कीजिए, मौके का इंतजार कीजिए। एक खूबसूरत विद्यार्थी का, एक बुद्धिमान विद्यार्थी का लक्षण होता है कि प्रश्न पूछने में भी इतना निवेदन होना चाहिए दोस्तों कि सामने वाला जवाब देने के लिए बाध्य हो जाए। आप अपनी विनम्रता का, आप अपने निवेदन का परिचय दीजिए दोस्तों। आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छा अधिगम करता है तो अपना परिचय दे दोस्तों। बहुत अच्छे समझ, बिल्कुल बहुत अच्छा समय हमने चुना है, बहुत सही तरीके से सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आराम आराम से इसको समझना है। मैंने क्या कहा कि ई बड़ी के सामने यदि ई बड़ी को जोड़ेंगे तो वो तो समान स्वर हो गए, जो दीर्घ संधि में पढ़ लिया। यदि ई बड़ी के बाद में असमान स्वर हो, यदि असमान स्वर हो तो चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा दोस्तों? ये में बदल जाएगा। और जो इधर असमान स्वर रहेगा उसकी इस ये पे क्या लगा दी जाएगी? मात्रा लगा दी जाएगी दोस्तों। ये बात ध्यान से समझना। मैंने अभी अभी आपको बताया, मैंने अभी अभी आपको बताया दोस्तों, मैं आपकी सुविधाओं के लिए 1 घंटे की कक्षा को अंतिम कक्षा के रूप में ले रख करके इसको 1.5 घंटे का समय बढ़ा लिया, ताकि मैं आपको ज्यादा दे सकूं, ताकि आपको मैं बहुत ज्यादा समझा सकूं। इस चीज का मैं भी तो ध्यान रख रहा हूं, तो मैं भी अपेक्षा करता हूं क्या कि आप भी जिस उम्मीद के साथ मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं जिस उम्मीद के साथ आपसे जुड़ा हुआ हूं वो उम्मीद आप कायम रखें दोस्तों। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, वापस से आ जाइए अपने बिंदु पे। क्या कि यदि ई बड़ी के साथ, यदि ई बड़ी के साथ असमान में से कोई सा भी स्वर योग करता है तो चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा मेरे मित्र? ये में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों? ये में बदल जाएगा। और जो भी आगे इन 9 में से जो भी स्वर होगा उसकी इस ये पे क्या लगा देंगे? मात्रा। क्यों? ताकि ये पूरा हो सके, ताकि ये पूरा हो सके। हमें अभी अभी पता चल चुका कि कोई सी भी संधि हो, चाहे यदि व्यंजन बनेगा तो वह आधा बनेगा, यदि व्यंजन बनेगा तो क्या बिल्कुल क्या बनेगा? आधा बनेगा। अभी मैं एग्जांपल्स की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं केवल संधि के नाम बता रहा हूं कि स्वर संधि के 5 प्रकार कौन से होते हैं मेरे भाई। उसके बाद हम बात करेंगे उस बिंदु पे। आप धैर्य तो रखिए, उदाहरणों पे तो गया ही नहीं मैं, उदाहरण तो आपके सामने रखूंगा तो आश्चर्य बहुत होगा। ध्यान दीजिए, पहले केवल नाम में ही आपको इतना मजा आ रहा है, तो सोचिए जब उदाहरणों के साथ इन बातों की हम चर्चा करेंगे तो कितना अच्छे से ये साथ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए बता रहा हूं, आराम से सुनो इसको, कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर का योग होता है तो चाहे छोटी ई हो या चाहे बड़ी ई हो, अपने स्थान पर किस में बदलेगी दोस्तों? ये में बदल जाएगी। और जो भी असमान स्वर रहेगा उसकी क्या लगा देंगे? मात्रा। एक एक इसका उदाहरण समझिए। जैसे मैं कहूं कि चाहे छोटी ई या बड़ी ई के बाद में यदि ए आ गया,
क्या आ जाएगा ए। तो छोटी या बड़ी तो बदल गई ये में, और इसमें क्या जोड़ेंगे ए, अर्थात ये का हलंत हटा करके क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। यदि यहाँ आ होगा तो यहाँ या बन जाएगा। यदि यहाँ पर लघु ऊ होगा तो ये पे भी छोटे ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ होगा तो दीर्घ ऊ की मात्रा, यदि री होगा तो री की मात्रा। यह चीज हमें ध्यान देनी है दोस्तों। अब समझ में आ चुका कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अर्थात जब लघु ई या दीर्घ ई के बाद असमान किसी स्वर का योग होता है तो ये अपने ही स्थान पर किस में बदल जाता है दोस्तों, ये में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, ये में। और जो भी आगे असमान रहेंगे उसकी क्या लगा दी जाएगी दोस्तों, मात्रा लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्वर जो आता है कौन सा, ऊ और बड़ा ऊ। जरा बताइए दोस्तों, ई बड़ी का योग सभी से हुआ या नहीं। देखिए नो तो यहां जोड़ चुके हैं और दो खुद थे जो सजाती है, जो समान स्वर दीर्घ संधि में जोड़ चुके, अर्थात ई और बड़ी का योग भी 11 से हो चुका है। ई और बड़ी का योग भी 11 स्वरों से हो चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं ऊ और बड़े ऊ की। अर्थात हमारा जो अगला नियम बनेगा, हमारा जो अगला नियम बनेगा वह क्या बनेगा, ऊ या बड़े ऊ के बाद असमान स्वर हो। क्या हो दोस्तों, ऊ या बड़े ऊ के बाद असमान स्वर होगा। तो चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, जिस प्रकार से ई बड़ी ई ये में बदलती है, ठीक उसी प्रकार से ऊ बड़ा ऊ किस में बदल जाता है मित्रों, वे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, वे में बदल जाता है। और जो भी आगे असमान स्वर रहेगा उसकी भी यहाँ क्या लग जाएगी, मात्रा लगा लेंगे। ऊ बड़े ऊ के सामने असमान होना चाहिए। यदि समान स्वर आ जाएगा तो दीर्घ संधि होगी। यदि समान स्वर आ जाएगा दोस्तों तो कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। वापस से सुन लेना, अभी मैंने क्या कहा, यदि ऊ और बड़ा ऊ आपस में योग करते हैं, यदि ऊ बड़ा ऊ आपस में योग करते हैं तो दीर्घ संधि होती है। समान स्वर से जुड़ेगा तो दीर्घ में बदल जाएगा, दीर्घ संधि में। अर्थात ऊ और बड़ा ऊ को खुद से तो दीर्घ संधि में जोड़ दिया, और अन्य बचे हुए यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर भी 9। जैसे यहाँ पर ई बड़ी को छोड़ा था 11 में से, यहाँ पर ऊ बड़े ऊ को छोड़ करके 9 लिख देंगे। तो जो बचे हुए 9 हैं वैसी वाली कंडीशन में क्या होगा, ऊ या बड़ा ऊ जो भी होगा अपने ही स्थान पर वे में बदल जाता है। और जो भी आगे समान रहेगा उसकी क्या लगा दी जाती है मेरे मित्रों, मात्रा लगा दी जाती है। अब आगे आता है कौन सा, री। आगे कौन सा आएगा, री। आगे कौन सा आ रहा है, री आ रहा है। अब बात आती है, देखो री को जब री से योग कराते हैं तो दीर्घ री बनता है, जो दीर्घ संधि संस्कृत व्याकरण में चलती है। लेकिन हिंदी में हम केवल और केवल इसका योग अन्य के साथ पढ़ेंगे। तो मैं क्या कहूंगा, तो अगला नियम हम क्या बोलेंगे कि यदि री के बाद अन्य असमान हो, क्योंकि समान स्वर होगा तो दीर्घ री होगी, यदि समान होगा तो दीर्घ री होगी, जो मूल व्याकरण या संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं। लेकिन यदि री के बाद अन्य असमान स्वर आता है तो री अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा मित्रों, रे में बदल जाएगा। और जो भी आगे असमान रहेगा उसकी इस रे वर्ण पे क्या लगा दी जाती है मेरे मित्रों, मात्रा लगा दी जाती है। कितनी क्या लगा दी जाती है दोस्तों, मात्रा लगा दी जाती है। अब एक बार इस पूरी बात को वापस से सुनिए, एक बार इस पूरी बात को वापस से सुनिए। हमने क्या जाना है यहाँ पर, हमने क्या जाना है दोस्तों, यहाँ पर हमने जाना क्या कि जिस प्रकार से ए और आ का योग, कि जिस प्रकार से ए और आ का योग आपस में और अन्य असमान के साथ हमने 3 संधियों में पढ़ा। ए और आ के साथ जुड़ते हैं दीर्घ संधि में। ए आ को ई बड़ी ई ऊ बड़े ऊ और री के साथ जोड़ा है गुण संधि में। ए आ को ए आई और ओ औ के साथ जोड़ लिया दोस्तों कौन सी में, वृद्धि संधि में। ठीक उसी प्रकार से ई बड़ी ई का खुद के साथ योग होता है दीर्घ संधि में, और असमान के साथ जोड़ के हमने क्या बना लिया दोस्तों, यह बना लिया है। क्या बना लिया, यह। ऊ बड़े ऊ का योग खुद के साथ होता है दीर्घ संधि में, और अन्य के साथ जोड़ के हमने क्या बना लिया मित्रों, वह बना लिया है। क्या बना लिया है, वह बना लिया है। री का योग खुद के साथ होता है दीर्घ री में, जो मूल व्याकरण या संस्कृत भाषा में दीर्घ संधि होती है, और अन्य के साथ जोड़ के हमने री का क्या बना लिया दोस्तों, रे बना लिया है। और इस प्रकार का ये बदलाव करना मेरे मित्रों कहलाता है कौन सा, यण संधि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, यण संधि। ध्यान देना मित्रों, स्वर संधि का चौथा प्रकार मैं आपके सामने नाम लिख चुका हूं। क्या, स्वर संधि का चौथा प्रकार जो है, देखिए प्रथम 3 दीर्घ गुण और वृद्धि, ये तो ए और आ के जोड़ में ही हो चुके थे। अब ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री के योग में हमने कौन सी संधि निकाल ली है, यण संधि। कौन सी निकाल ली है, यण संधि। अब बात आती है यण संधि की सर व्यवस्थित परिभाषा क्या होगी, यण संधि की व्यवस्थित परिभाषा क्या होगी। तो ध्यान से सुनना, यण संधि की परिभाषा क्या होगी मित्रों। तो मैं कहूंगा यदि ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ व री के बाद
यदि ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ व री के बाद असमान स्वरों का योग हो, ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ व री के बाद असमान स्वरों का योग हो, तो ये क्रमशः ई बड़ी ये में, ऊ बड़ा ऊ वे में और री रे में बदल जाता है। और जो भी असमान स्वर होगा उसकी मात्रा लगा दी जाती है दोस्तों। और ऐसा करना ही क्या कहलाता है? यण संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? यण संधि कहलाता है। अर्थात हम री तक के स्वरों को सभी के साथ जोड़ चुके हैं। अब हमारे पास केवल 4 स्वर बचे हुए हैं दोस्तों। कौन से? ए, ऐ, ओ और औ। और ये चारों के चारों हम पढ़ेंगे। अंतिम प्रकार कौन सा है जो हमारे सामने? अयादि संधि का, जिसकी बात करेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वापस से सुनना। यह चीज अगर आपके जहन में अभी भी समझ में नहीं आई हो तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं। और यदि समझ में आ गया है, मेरे मित्रों समझ में आ गया है, तो भी आप इसको एक बार जरूर दोहरान करें ताकि ये चीज स्थायी प्राप्त हो सके। कल हमारी कक्षा यहीं से आरंभ होगी। बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ रही है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। इसके बाद ध्यान से सुनना। ये चीज आपको बोर्ड का सारा मैटर आपको टेलीग्राम ऐप पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। और इसके नोट्स आपको ई उत्कर्ष ऐप पर ई बुक के रूप में मिलेंगे, जिसमें आप कुछ कंटेंट जोड़ भी सकते हैं, अपना पेपर भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। तो अभी तक आपने यदि ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो उसको बिल्कुल तो उसको इंस्टॉल कीजिए मेरे मित्रों। और यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको कल की क्लासों के शेड्यूल के बारे में पता चल सके। और यदि आपने एक बार इस सारी बात को आज धैर्य से सुना तो एक बार अपना थम्स अप कीजिए ताकि मुझे पता लगे दोस्तों कि आपको मजा आ रहा है क्लास में। अपना थम्स अप कीजिए दोस्तों। तब तक आपको मैं सभी को मेरी और उत्कर्ष परिवार की ओर से गुड नाइट बोलता हूँ, राम राम बोलता हूँ, शुभ रात्रि बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.